हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन शरद क्लासेस। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को किया था। हालांकि ये लेक्चर मैं ऑलरेडी रात को शूट कर चुका था, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको अपलोड करते टाइम देखा तो देखा कि वीडियो कंप्लीट नहीं थी। तो हुआ क्या, आधे घंटे की जो लास्ट की वीडियो थी वो रुक गई थी। तो यहाँ से हुआ क्या, मैं दोबारा शूट करने लगा, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम आ रही, वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए थे रात को, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी मुझे ये नई सीरीज से दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि लाइफ में कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशंस आपको भी हैंडल करनी पड़ेंगी। तो उस टाइम आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि यही जो है आपके मोमेंट डिसाइड करते हैं कि आप जो है आगे बढ़ेंगे पीछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आसान काम हर कोई कर लेता है, थोड़ा सा जहाँ चैलेंज मिलते हैं 99% लोग वहाँ से पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऐसे चैलेंजेस को आपको भी ओवरकम करना होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता तो मैं शायद दोबारा से एक आधे घंटे की और शूट करके दोबारा से दे देता, लेकिन उसमें होता क्या कि कहीं ना कहीं मैं हो सकता था कि जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कुछ समझा रहा था, सेकंड पार्ट में हो सकता है मैं कुछ और समझा दूं, ठीक है। तो फ्लो नहीं बन पाता। तो इसलिए मैं अभी इस लेक्चर को दोबारा से नए सिरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो मैंने अभी जो पुरानी वीडियो थी जो कल रात को रिकॉर्ड की थी वो मैंने हटा दी बिल्कुल। चलिए, तो अब जो आज का टॉपिक रहेगा, जैसे अगर आपने गवर्नर का मेरा जो लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हम किस हिसाब से करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अपना बेस रख के, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने देखा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A, ये हमने कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पार्ट 5, ठीक है, जिसके साथ पार्ट 6 हम जो है कंपैरेटिवली साथ में पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो पार्ट 5 के अंदर चैप्टर नंबर 1 गवर्नर के लेक्चर में मैंने आपको 6 और पार्ट 5 ये दोनों करवा दिए थे, ठीक है। स्टार्टिंग के जो गवर्नर का लेक्चर था उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसका देख लेना, आपको आउटलाइन समझ में आ जाएगी मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो पार्ट 5 के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 क्या बताया था आपको, द एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव किसका, द यूनियन। तो पार्ट 5 बेसिकली डील किससे करता है, यूनियन से। सिमिलरली जो पार्ट 6 है वो किससे डील करता है, आपका द स्टेट से। तो दोनों के अंदर जो चैप्टर इसमें 2 है वो एग्जीक्यूटिव, इसमें चैप्टर 1 है वो एग्जीक्यूटिव है। तो आज जो हम बात करेंगे बेसिकली वो है पार्ट 5 के अंदर, पार्ट 5 किससे डील करता है, द यूनियन से, ठीक है। अब पार्ट 5 के अंदर हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो नाउ वी विल मूव ऑन चैप्टर 2। चैप्टर 2 किससे डील करता है, हमारा पार्लियामेंट से। क्लियर है इतनी बात। अब पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है, जैसे मैंने आपको जितने टॉपिक कराए उनमें आर्टिकल्स भी साथ साथ बताता चला हूं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिर्फ रेंज की कि पार्लियामेंट अगर मैं बात करता हूं तो पार्लियामेंट के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, तो ये चलते हैं 79 से लेकर के 122, 79 से लेकर 122 अनुच्छेद तक हमारा किसका चलता है, पार्लियामेंट का, संसद का, ठीक है। इसके अंदर इसके ऑफिसर्स, इसके स्पीकर, चेयरमैन, सब कुछ, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, एमपीज के जो प्रोविजन, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। बिल कैसे पास होता है, मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, हर एक चीज़। तो ये चैप्टर जो है, ये लेक्चर आपका थोड़ा सा लेंथी रहेगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, आपको एक साथ ना दे करके मैं क्या करूँगा, अलग अलग मैक्स 4 पार्ट्स में इसको दूंगा। तो इससे होगा क्या, लगभग 1.5 घंटे के लेक्चर्स होंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक ही लेक्चर जो है ये पूरा पार्लियामेंट का करूंगा तो ये माइट भी 4.5 से 5 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा मैं हर एक चीज़ को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी कॉपी भी दिखाऊंगा, उसमें क्या लैंग्वेज लिखी गई है वो भी बताऊंगा। फिर अभी थोड़े टाइम कुछ दिनों बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं, ओके, एग्जाम्स में, वो हम इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। और मैं ये जो एसएससी के अंदर आते हैं वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि उनमें क्या होता है, स्टैटिक वो होती है, वो हालांकि आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। हम डिस्कस करेंगे जो सिविल सर्विसेज या यूपीएससी के अंदर जो बाकी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, सीए पीएफ हो गए, उसमें जो आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब देखते हैं तो सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर वो आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें आपको फैक्ट और कंसेप्ट दोनों समझ में आना चाहिए, तो उसको देख के चलेंगे हम। तो ये आपको समझ में आ गया, पार्ट 5 के अंदर जो है पार्लियामेंट आता है, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है उसके पार्ट 5 के किस चैप्टर में आता है, चैप्टर नंबर 2 में 79 से लेके 122 आर्टिकल है। और पार्ट 5 बेसिकली डील किसको करता है, द यूनियन को, और पार्ट 6 द स्टेट्स को। चलिए, तो ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक। अब बात आती है कि पार्लियामेंट हमें चाहिए क्यों। कभी आपने सोचा है संसद जो है वो हमें चाहिए क्यों होती है। तो एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था हमने कौन सा मॉडल अपनाया है, प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री। तो आप कहेंगे पार्लियामेंट्री। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम आया कहाँ से, क्योंकि हमें पता है ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे यहाँ तो किंग्स होते थे, राजा होते थे, और उनकी एक प्रजा होती थी, वही शासन करते थे। एक राजा दूसरे राजा के उस पर अटैक करते थे और उसकी जो टेरिटरी थी उसको अक्वायर कर लेते थे, तो ऐसे उनका क्या साम्राज्य बढ़ता जाता था। तो ये हमारे रूल थे। उस टाइम क्या होता था, हर राज्य के अंदर क्या होता था, अलग अलग रूल्स होते थे। लेकिन बट इंडिया के अंदर
अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है आया कैसे, तो ऑब्वियस है जैसे अभी मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अपने वाला मॉडल यहाँ पे भी स्टार्ट किया। क्योंकि देखिए आप एक बार बताइए, आप एज ए इंडियन अगर कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपियन कंट्रीज में भी जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्या आप अपना कल्चर छोड़ देंगे? मान लो अगर आपको हलवा, खीर, ठीक है, समोसा, ये जो इंडियन फूड है वो आपको अच्छा लगता है, क्या आप वहाँ जाकर के वो छोड़ देंगे? नहीं। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, अपना फूड वहाँ पे लेके आओगे, इंट्रोड्यूस करोगे। तो इससे होगा क्या, वहाँ के लोगों को भी आपका टेस्ट पता चलेगा, फिर वो इंडियन फूड को पसंद करने लगते हैं। सिमिलरली जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने क्या करा, जो उनका मॉडल था वहाँ पे शासन करने का, वही यहाँ पे इंडिया में धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया। ऐसे नहीं एक ही दिन में, कुछ लॉ लेके आए, फिर एक और लॉ लेके आए, उसको चेंज किया, उसको चेंज किया, ऐसे फर्दर। जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था इस मॉड्यूल का, उसमें मैंने आपको कई एक्ट्स करवाए थे, ठीक है। तो इन एक्ट से क्या हुआ, फाइनली हमारे कंट्री में कौन सा सिस्टम एस्टैब्लिश होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब जैसे राजा था तो राजा का भी एक महल होता था जिसमें वो बैठता था, उसकी प्रजा उसको समस्याएं सुनाती थी, क्लियर। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने चूज किया तो भाई ये भी कहीं ना कहीं बैठ के काम करेगी। ऐसा तो है नहीं कि खुले आसमान के नीचे बैठेंगे सब, नहीं, बारिश आ जाए, ठंड पड़े, कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या चाहिए आपको, एक बिल्डिंग चाहिए, और उस बिल्डिंग का नाम क्या है, पार्लियामेंट, संसद, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको कुछ स्लाइड्स में दिखाऊंगा, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या करा, पार्लियामेंट को चूज किया। उसमें क्या होता है, अब हम देखेंगे धीरे धीरे करके कि जो पार्लियामेंट है ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया कहाँ से कॉपी किया है, ब्रिटिश मॉडल से। और इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, वो है वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर एक स्ट्रीट है, वहाँ पे उसका नाम है वेस्टमिंस्टर, जहाँ पे इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, इसलिए वहीं से इसका नाम क्या आ गया, या तो प्राइम मिनिस्टरशिप भी बोल देते हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तीनों इसके नाम है। चलिए ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब आगे फर्दर लेक्चर में मूव करने से पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कुछ स्लाइड्स। देखिए अब आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक प्यारी सी बिल्डिंग दिख रही होगी, जिसमें स्टार्टिंग में क्या है, गोल गोल पिलर दिख रहे होंगे और ऊपर तिरंगा भी दिख रहा है, और आगे कितनी अच्छी सी ग्रीनरी दिख रही है, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, बेसिकली ये किसी का मकान नहीं है, किसी का घर नहीं है, ये है हमारे संसद, प्यारी सी पार्लियामेंट की बिल्डिंग, जो कि अंग्रेजों ने 100 साल पहले बनाई थी, ठीक है। 1911 तक क्या था, कोलकाता के अंदर थी हमारी जो कैपिटल थी, आज न्यू दिल्ली है, लेकिन न्यू दिल्ली से पहले जब अंग्रेज रहते थे तो उन्होंने क्या कर रखा था, कोलकाता को बना रखा था। फिर 1912 के अंदर इसको शिफ्ट किया गया, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। तो यहाँ से जब से जो है ये बिल्डिंग बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं अभी आपको। देखिए ये जो अभी आपको बिल्डिंग दिख रही है ट्रायंगुलर शेप में, ये है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो अभी बनी नहीं है, जस्ट प्रपोज की गई है। दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए क्लियरेंस दे दी है गवर्नमेंट को, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट को, कि आप जो है फर्दर मूव कर सकते हैं इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। अब देखिए ये पीछे गोल गोल दिख रहा है आपको, ये भी क्या है, जो पुरानी वाली अभी जो फिलहाल पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये वो वाली है। तो ये जो नई बिल्डिंग बनेगी इसके साथ ही टच में रहेगी, और इसके साथ ही अंदर से एंट्रेंस मिलेगा उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए इसको क्या करेंगे, एज ए लाइब्रेरी, एज ए हेरिटेज की फॉर्म में इसको बना देंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का प्रॉब्लम क्यों आई है, क्यों इनको मतलब सोचा कि नई बिल्डिंग बनानी चाहिए। सो रीजन बीइंग, एक तो जब हम बात करते हैं कि हमारी देश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो चुकी है, लगभग 140 करोड़ होने वाली है, अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी 1-1.5 साल के अंदर। तो 140 करोड़ लोगों को सिर्फ कितने लोग संभालते हैं, 545 जो लोकसभा के एमपीज हैं वही तो देखते हैं, बाकी तो राज्यसभा के तो उससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्स को। तो अब जो 545 सदस्य हैं वो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। अब एक बात बताइए, क्या एक व्यक्ति जो है, जो एमपी होता है लोकसभा का, उसके पास लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन आ जाती है उसकी टेरिटरी के नीचे, ठीक है, मिनिमम 10 लाख, ठीक है, और मैक्सिमम तो करोड़ों में चली जाती है। तो क्या एक व्यक्ति करोड़ों लोगों की समस्याएं सुन सकता है, तो आंसर इज नो। तो यहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट है अभी, उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, जो बिल्डिंग है उसको थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि हम जो मेंबर की स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दें, ठीक है। 700 से 750 या 900 के लगभग इसकी मेंबर्स की स्ट्रेंथ कर दे, जो अभी 545 की है। अब उतने मेंबर्स के लिए जब हम देखते हैं एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है हमारी सर्कुलर, उसमें जब हम जॉइंट सीटिंग करते हैं, ठीक है, जॉइंट सीटिंग क्या होती है, जो अभी सेंट्रल हॉल है बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर वहाँ पे क्या होता है, अभी काफ़ी कंजेस्टेड बैठाना पड़ता है मेंबर्स को। तो अब 545 ये हमारे लोकसभा के, और 245 किसके हैं, राज्यसभा के।
तो अगर मैं बोलता हूँ अराउंड 800 के लगभग जो सदस्य बनते हैं, 800 प्लस बन जाते हैं, वो आपके पूरे सेंट्रल हॉल में नहीं आ पाते हैं। तो जब अगर मान लो सदस्यों की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या वो उस बिल्डिंग में आ जाएंगे? तो आंसर इज नो। इसीलिए हमने इस बिल्डिंग को बनाने का फैसला किया है। हालांकि इस पर कई पटिशन्स भी लगी हुई हैं कि कोरोना चल रहा है, अब गवर्नमेंट इस पर खर्च कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को इसको रोक देना चाहिए, पैसा जो है बीमारी के ऊपर लगाना चाहिए, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 में इसको क्लियरेंस दे दिया, आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे अब बात आती है कि तैयार कब तक हो जाएगी। ये जो बिल्डिंग है, ये बात की गई है कि ये मोस्ट प्रॉब्ली जो 75th ईयर होगा इंडिपेंडेंस का, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2022 15 अगस्त तक आपकी तैयार हो जाएगी। लेट्स सी कि ये तैयार होती है नहीं होती है, बट उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। उससे क्या होगा, हम और आप जो टैक्स भरते हैं उसी का ही पैसा बचेगा। तो ये है अब क्या, लोकसभा का हाउस। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बैठे हुए लोग, और सामने आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैम बैठे हुए हैं, ठीक है। ये अभी जो लोकसभा स्पीकर, उनसे पहले वो स्पीकर ये हुआ करती थी, ठीक है, सुमित्रा महाजन जी, और इनके दो ये गार्ड हैं। ये क्या करते हैं, जो भी काम होता है स्पीकर का, वो सारा इनको कागज़ पकड़ाना, इनके लिए पानी लेके आना, सब कुछ जो काम यही करते हैं, ठीक है। अगर स्पीकर कुछ भी काम बोलेंगे तो ये फटाफट भाग के लेके आएंगे। और इनके स्पीकर के ठीक सामने यहाँ पे एक टेबल के अंदर, टेबल के ऊपर यहाँ पे कुछ व्यक्ति बैठे हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये क्या है, ये इनका सेक्रेटेरिएट स्टाफ है, जो कि जो भी बिल हाउस में आता है, ठीक है, उसको ये डिस्कस करते हैं। मतलब ये डिस्कस नहीं करते हैं, मतलब जैसे एमपी कोई बिल लेके आया, क्या उसमें प्रोविजन है, क्या उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए, वो सारी जो है पेपर फॉर्मेट में इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वो सारा कौन करते हैं, ये हमारे जो सेक्रेटेरिएट सामने आपको बैठे हुए दिख रही है, ये है। सिमिलरली राज्यसभा, ये भी अगेन सर्कुलर फॉर्म में बनाई हुई है। ये उनका सेक्रेटेरिएट जो सामने बैठा हुआ है, ठीक है। ये है हमारे एग्जिस्टिंग जो अभी लोकसभा है, उनके स्पीकर, क्या नाम है इनका, मिस्टर ओम बिरला। और ये है आपके अभी राज्यसभा के चेयरमैन, और जो कि अभी क्या है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी यही है, एम वेंकैया नायडू। देखिए, मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट के लेक्चर में बताया था कि जो व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेगा वही क्या बन जाएगा, हमारा एक्स ऑफिशियो मेंबर या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। याद आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे जो है अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए टाइम बिंग हटा देता हूँ। अब हम जो है अपना पार्लियामेंट को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट जो है बनी कैसे, ठीक है, किस चीज़ों से बनती है। तो जब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो इसमें जब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है वो 3 ऑर्गन से मिलकर बनी होगी, ठीक है, 3 ऑर्गन से मिलकर बनी होगी। नंबर 1, सबसे पहले बात आती है प्रेसिडेंट की, कि पार्लियामेंट, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये एरो यहाँ से ऐसे मान लेना, किसकी बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट 3 ऑर्गन से मिलकर बनी है। नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 आपका आता है स्पीकर कह रहा हूँ, काउंसिल ऑफ स्टेट, और नंबर 3 पे आपका आता है हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। अब देखिए, जब मैं बात करता हूँ किसकी, आर्टिकल की, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, 52, ठीक है। प्रेसिडेंट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 52, यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर 80, और यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर 81। अब बात करते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने तो कभी नहीं देखा कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा में किसी सीटिंग में बैठते हो, या स्पीच देते हो, या फिर वो वोटिंग करते हो, ठीक है, या बिल के ऊपर अपने कोई बिल लेके आ रहे हो, ऐसा तो हमने तो नहीं देखा। तो पार्लियामेंट के कैसे मेंबर हो गए? तो बात करते हैं, याद रखना है आपको, जो प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट का तो हिस्सा है, बट ना तो काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर हैं वो, और ना ही हाउस ऑफ पीपल के मेंबर है। अब आप कहोगे सर ये काउंसिल ऑफ स्टेट और ये हाउस ऑफ पीपल ये क्या होता है, हमने सुना नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये है क्या बेसिकली, तो बात करते हैं, देखिए 1954 से पहले हम इसी के नाम से इन दोनों हाउसेस को जानते हैं। आज किस नाम से जानते हैं? इसको तो जानते हैं राज्यसभा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और इसको जानते हैं लोकसभा। क्लियर? तो 1954 में इसको अब अडॉप्ट किया गया हिंदी वर्जन को, कि जो है इन हाउसेस का नाम हिंदी में दिया जाए। काउंसिल ऑफ स्टेट को नाम दिया गया राज्यसभा, और हाउस ऑफ पीपल को बोला गया लोकसभा। अब देखिए, नाम से पता चला राज्य की सभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो राज्यसभा आपको किसको रिप्रेजेंट करती है? याद रखना आपको, स्टेट्स एंड यूटीज को। क्लियर है? हाउस ऑफ पीपल, लोगों का हाउस, तो लोकसभा,
लोक मीन्स हम जैसे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, होल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोगों को, होल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी, सबको रिप्रेजेंट करती है कौन, लोकसभा। अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि जो प्रेसिडेंट है अगर पार्लियामेंट का पार्ट है तो आपको मैंने याद क्या बताया, ना तो राज्यसभा के सदस्य हैं और ना ही लोकसभा के सदस्य हैं, बट पार्लियामेंट का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। क्योंकि पार्लियामेंट का बेसिकली काम क्या होता है, पार्लियामेंट का काम होता है लॉ मेकिंग का। तो पार्लियामेंट क्या है, हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है जो कि कानून बनाती है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे कोई बिल आता है और इस हाउस में जाता है, ठीक है, इस हाउस से पास होकर इस हाउस में गया, अभी करेंगे सारा लेक्चर के अंदर। तो अब एक बात बताइए, जो भी बिल पास होता है लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर किसके बाद आता है, प्रेसिडेंट के बाद। तो प्रेसिडेंट जो है आपकी फाइनल अथॉरिटी होती है जो कि आपका क्या करती है, बिल को पास करती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं द प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है इतना, ये याद रखना है, राज्यसभा का मेंबर नहीं है और ना ही लोकसभा के। अगर इसके मेंबर होते प्रेसिडेंट तब तो वो इनकी सीटिंग में जरूर बैठते, बट वो इनके मेंबर नहीं है, बट क्या है, पार्लियामेंट का एक क्या है, आंतरिक हिस्सा है। उसके बाद आपने सुना होगा ऑर्डिनेंस भी लेके आते हैं प्रेसिडेंट, अध्यादेश। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक तरीके से आपका कानून ही होता है, जो पार्लियामेंट बनाती है ना वही। लेकिन जब पार्लियामेंट का ये वाला हाउस या ये वाला हाउस काम नहीं कर रहा है, सेशन में नहीं है, तो उस टाइम अगर कोई कानून बनाना है इमरजेंसी में तो वो प्रेसिडेंट लेके आएंगे। अब प्रेसिडेंट क्यों लेके आते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट का पार्ट है, इसलिए इनको ये पावर मिली हुई है अंडर आर्टिकल 123 123 अनुच्छेद के तहत इनको ये पावर दी गई है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं प्रेसिडेंट क्या है, हमारे इंटीग्रल पार्ट है। अब बेसिकली ये जो सिस्टम हमने अपनाया है, ठीक है, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल, ये हमने ब्रिटिश मॉडल को अपनाया है, ना कि यूएसए को। यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां पे प्रेसिडेंट जो है वो अलग है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं वहां पे, एग्जीक्यूटिव। और जो वहां की कांग्रेस है, मैं एक बार ये बता देता हूँ, एक लेक्चर में मैंने बताया था पर दोबारा क्लियर कर देता हूँ, एक बार इरेज करना पड़ेगा मुझे बोर्ड को ताकि मैं लिख सकूँ आराम से। ठीक है, देखिए जो यूएसए का पार्लियामेंट है, ठीक है, जो यूएसए की संसद है उसको क्या बोलते हैं हम, कांग्रेस, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही रशिया की क्या बोलते हैं उसको, क्रेमलिन। और आपकी इजराइल की इसको क्या बोलते हैं, नेसेट, ठीक है। तो ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनके आपको जो इनकी पार्लियामेंट है उनका नाम पता होना चाहिए। जैसे यूएसए की कांग्रेस है, रशिया की है, और सिमिलरली जो ब्रिटेन की है उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट ही बोलते हैं उसको, ठीक है। इसलिए हम भी अपने संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। अब जब मैं बात करता हूँ यूएसए की, जो वहाँ की कांग्रेस है, कांग्रेस यानी कि यहाँ पे हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी बात नहीं है, कांग्रेस वहाँ पे वहाँ की संसद को बोला जाता है, पार्लियामेंट को। तो वहाँ पे भी दो हाउसेस हैं, अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा बोलते हैं वहाँ सीनेट बोलते हैं, और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया HOR, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसको हम जैसे बोलते हैं लोकसभा, तो वहाँ पे बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये तो है लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब जो प्रेसिडेंट होता है यूएसए का, वो क्या करता है, वो इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करता है लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर। हालांकि वो कुछ वीटो जरूर उनके पास पावर होती है, मान लो ये कोई ऐसा है कि यहाँ से बिल पास हुआ, जाता है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वीटो अपना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्वालिफाइड वीटो है। अगर वो वापस जाता है यहाँ पे, तो अगर हायर मेजोरिटी से बिल पास हो गया यूएसए के अंदर, तो अब जो प्रेसिडेंट को दोबारा से साइन करना पड़ेगा, और अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बाइंडिंग नहीं है, हाउस पास करेगी और उसको पास माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूएसए में क्या कंसेप्ट अपनाया जाता है, यूएसए में है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है और लेजिस्लेटिव दोनों अलग अलग काम करेंगे। कैसे, जो वहाँ की पुलिस है, ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे क्या है, सेंट्रल पुलिस आती है, दूसरा स्टेट के अंदर उनकी खुद की पुलिस आती है। बट यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में जो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होगा वो वहाँ की पुलिस को कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं, वहाँ की पुलिस अगर चाहे तो यूएसए का काफिला, जो उनका प्रेसिडेंट का काफिला होता है उसका भी चलान कर सकती है, ठीक है, कोई उसके लिए मना ही नहीं है अगर वो रूल तोड़ते हैं। तो इसलिए जो है यूएसए को क्या बोलता है हम,
वहाँ पे जो कहते हैं ना कि सेफ हेवन क्यों बोलते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ जो इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि वीआईपी जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग जो लॉ है उसको थोड़ा सा ढील कर दे दी जाती है कि जाइए आप रेड लाइट को भी क्रॉस करके जाइए आराम से, बाकी आम लोग जो है वो खड़े रहो। तो ये क्या होता है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन अमेरिका में चाहे प्रेसिडेंट है और चाहे कॉमन पर्सन है, दोनों के लिए बराबर रूल है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं यूएसए में सबसे ज़्यादा भागते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और जो हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जैसे IITians, वो सारे क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि हम यूएसए में जाकर के जॉब करें। तो इससे पता चलता है कि यूएसए के अंदर क्या है, सारा खेल किसका है, रूल ऑफ लॉ का। अगर हमारी कंट्री में ये स्ट्रांग हो जाए तो हमारी कंट्री भी एक दिन क्या बनेगी, सेफ जोन बन जाएगा, ठीक है। चलिए टाइम देखिए, टाइम की बात होती है। तो हमने क्या अपनाया था, मैं बात कर रहा था यूएसए की। तो यूएसए में प्रेसिडेंट अलग है, यानी कि जो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव अलग है, और जो उसकी वहाँ की पार्लियामेंट वो अलग है। लेकिन यहाँ पे हम इंडिया में क्या देखते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ये दोनों क्या है, यानी कि जो कानून बनाता है और जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, दोनों साथ साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं अलग अलग, साथ साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये हमारे यहाँ पे सेपरेशन नहीं किया गया है। इसकी वजह से जो है कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं। देखिए हर सिस्टम के अंदर आप देखिए क्या करते हैं, हम जब बात करते हैं अपनी कंट्री की और कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ, तो जब हम नो सीखे होते हैं, ठीक है, जब सीख रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार वहाँ पे वो सिस्टम इंडिया में होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। लेकिन जब हम उसकी दिक्कत देखते हैं, ठीक है, तो वो अलग ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जो है ऐसा नहीं कि बिना कुछ देखे, ठीक है, आपको जो चीज़ अच्छी लगे फर्स्ट इंस्टेंस में, याद रखना हमेशा पहले 2 बार उसको आपको विचार करना है। अब बात आती है, ये जो हमने यूएसए की बात कर ली, अब बात करते हैं किसकी, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसमें एज इट इज सिस्टम फॉलो किया गया जो हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 वहाँ पे क्या आता है, क्राउन। जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है वहाँ पे है क्राउन, क्योंकि वहाँ पे कैसा है, मोनार्क सिस्टम है। उसके बाद सिस्टम, सेकंड नंबर, यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा, वहाँ पे उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स। थर्ड नंबर पे आपका आता है, हमारे यहाँ लोकसभा बोलते हैं उसको, हाउस ऑफ पीपल को, और यहाँ पे बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। तो ये जो तरीका हमने अपनाया है कहाँ से, ब्रिटेन से। तो ये आपको याद रखना है कहाँ से किसको कैसे अपनाया है। चलिए, और हमारी जो राज्यसभा है उसको भी हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं, याद रखना है आपको, हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं बोलते हैं, बट हाउस ऑफ एल्डर्स जरूर बोलते हैं। तो ये तो हो गया है हमारा, जो ये हमने सारा डिस्कस किया है, ठीक है। ये किसके नीचे आता है, आर्टिकल नंबर 79 में। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको सारा रीड आउट भी करवाऊंगा, ताकि आपको जो आर्टिकल 7 की साथ याद हो जाए। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो ये हमने लिखा हुआ है कि जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा होगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का ब्रेक, मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि गला जो है। चलिए, तो अभी हम जो है अपना नेक्स्ट किस पे करेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ 2 हाउसेज। अभी हमने क्या देखा है, पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं, आप बोलोगे सर 2 हाउसेज, कौन से, एक तो है राज्यसभा और एक तो है लोकसभा। आपको क्या याद रखना है, इनके इंग्लिश नाम भी याद रखना है, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसमें आ जाए, इट मीन्स जहाँ स्टेट आ जाए, इट मीन्स वो किसकी बात कर रहे हैं हम, राज्यसभा। देखिए जहाँ स्टेट आ गया यानी कि राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है इंग्लिश में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को। उसी तरीके से लोकसभा, लोक आ गया यानी पीपल, हाउस ऑफ पीपल, ऐसे याद रख लो। अब बात करते हैं हम किसकी, कॉम्पोजिशन ऑफ 2 हाउसेज। इसमें हमने बात की राज्यसभा की और लोकसभा की। तो जो राज्यसभा है बेसिकली, इसमें मैं थोड़ा इरेज करता हूँ इसको यहाँ पे। देखिए जो राज्यसभा है आपका, ये बेसिकली आर्टिकल 18 में इसके बारे में सारा कुछ बताया गया, 80 अनुच्छेद नंबर 80, ठीक है 80, इसमें सारा इसकी डिटेल में बताई गई है। और आर्टिकल नंबर 80 और 81 में किसकी बात की गई है, वो की गई है लोकसभा की। तो अभी हम देखते हैं किसको, राज्यसभा को। तो राज्यसभा में जब मैं आपसे बात करता हूं तो जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, हमने देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो दी गई है 250 की। अब देखिए 250 की जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर से ऐसा तो है नहीं कि 250 की 250 सारे एक साथ चूज किए जाते हैं, ठीक है। वहां पे 250 के अंदर से आपको याद रखना है, हम अभी फिलहाल कितने चूज करते हैं, 245 चूज नहीं करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्शन है वो कैसा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन बोले तो मतलब वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया गया है, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन को, ठीक है। चलिए
मैं लिखता हूं यहां पे, अगर मैं बात करता हूं टोटल स्ट्रेंथ की, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 250 की, जिसमें से अभी फिलहाल कितने हैं हमारे पास मेंबर्स 245। ये 250 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि आप 250 सदस्य जो है आप राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंट करवा सकते हो। 245 अभी है हमारे पास। अब इसमें से ये बोला गया है आर्टिकल 80 के अंदर कि आप जो रिप्रेजेंटेशन देंगे वो 3 कैटेगरी में बांटेंगे उसको। सबसे पहले आएगा कि आप स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन दोगे और यूटीज को भी दोगे और कुछ मेंबर्स को आप नॉमिनेट भी करोगे। अब देखिए बात आती है जब स्टेट्स के अंदर कि स्टेट्स के अंदर कैसे होगा, यूटीज में कैसा होगा, नॉमिनेशन कैसा होगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। जब बात आती है स्टेट्स की तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्शन कैसे होता है इसका, वो आप बोलोगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाएगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो मेथड है कहाँ कहाँ अपनाया गया है हमारे संविधान में, तो आप बोलोगे ये अपनाया गया है एक तो प्रेसिडेंट के केस में, वाइस प्रेसिडेंट के केस में और राज्यसभा के इलेक्शंस में, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांसफरिंग सिंगल वोट, ये हमने मेथड अपनाया है, ठीक है। अब इसमें आपको ये याद रखना है ये है क्या मेथड, इसमें मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले यहां पे डिस्कस करते हैं स्टेट्स को। देखिए स्टेट्स में ये बोला गया है कि मान लीजिए जैसे ये है आपका यूपी, इसमें आपकी दी गई है कितनी सीटें, 31 सीटें राज्यसभा की। यहाँ पे ये है हरियाणा, थोड़ा साइज में छोटा है, तो इसमें दी गई है 5 सीटें, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए ये 31 सीटें और ये 5 सीटें कैसे डिसाइड की गई है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखना है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात नहीं की है कि अगर राज्य का साइज बढ़ा है तो उसकी सीटें ज़्यादा, नहीं, हमने जो डिवीजन किया है वो किया है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अकॉर्डिंग से। अब आप बात करेंगे तो यूपी की पॉपुलेशन लगभग अभी जा रही होगी 22 करोड़ के लगभग, ठीक है। 19-20 करोड़ तो आपकी 2011 के अकॉर्डिंग ही थी, तो 22 करोड़ तो हो ही गई होगी अभी वहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हरियाणा की पॉपुलेशन जो है लगभग 2.5 करोड़ के लगभग है, ठीक है। अगर हम बात करूँ राउंड फिगर में तो 3 करोड़ लगा लीजिए, कहाँ 3 करोड़ और कहाँ 22 करोड़, लगभग 19 करोड़ का फर्क है। तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं और यहाँ कम रह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ सीटें कम है और यहाँ ज़्यादा है। तो ये जो बंटवारा किया गया सीटों का वो इस तरीके से किया गया है रेशो के अंदर कि मान लीजिए यूपी में अगर एक सीट के ऊपर हम देखते हैं कितने व्यक्ति जो आ रहे हैं, तो मैं जब रेशो देखता हूँ 1:400 आ रहा है। जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ये फिगर है, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए हम देखते हैं यूपी के अंदर 1:4 आ रहा है, तो यही रेशो जो है अब हम क्या करेंगे पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो, त्रिपुरा हो, सब जगह। तो अगर हरियाणा में देखेंगे तो हरियाणा में भी यही रेशो आना चाहिए 1:4। तो जब 1:4 को 400 को फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं कि हरियाणा में कितनी सीटें बनती है 5, ऐसे ही यूपी में कितनी बनती है 31, और पंजाब में जो है उसके अकॉर्डिंग जो है 12-13 जितनी भी सीटें वो बनती हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने मेथड अपनाया है सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा। अब देखिए मान लीजिए हमें ये पता चल गया कि ये तो जो है सीटें मिल गई, हमें पता चल गया यूपी में 31 राज्यसभा की सीटें और हरियाणा में 5 सीटें। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे वोटिंग यूपी के जो निवासी है वो नहीं करेंगे, हरियाणा के निवासी वो डायरेक्ट नहीं करेंगे। कौन करेगा, तो जो हम एमएलए चूज करते हैं, ठीक है, सारे एमएलए यहाँ पे आएंगे, सारे एमएलए, क्लियर, वो वोटिंग डालेंगे। उसके बाद जो विनर बनेगा वो आगे कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। अब आपको याद रखना है यहाँ पे मेंबर जो 31 है ना, 31 में से मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टी है बीजेपी, एक है कांग्रेस और कुछ है रीजनल पार्टीज हैं, जैसे यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी। अब ये इनके भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं। मान लीजिए 31 में से इस पार्टी के 31, इसने भी 31 खड़े किए, इसने भी 31 और इसने भी 31 सदस्यों को खड़ा किया। अब 31 में इसके तो जीत गए 24, इसके कितने जीते, मान लीजिए 6, तो 24 और 6 और एक रीजनल पार्टी का मेंबर भी जीत गया, तो हो गए 31। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये पार्टी से जीते, पार्टी का मतलब क्या होता है कि जब हम बिल पास करेंगे ना, जब मैं डिस्कस करूंगा बिल पास कैसे होता है, तो जब बिल पास होता है तो उसमें ना देखा जाता है कि मान लीजिए जिस पार्टी की गवर्नमेंट लोकसभा में और उसी की मेजोरिटी राज्यसभा में भी, तो बिल आराम से पास हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है बिल पास करने में। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पार्टी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट क्यों खड़ा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है,
अब जब ये व्यक्ति 31 के 31 सदस्य जब राज्यसभा में जाएंगे तो वो ऐसा नहीं है वो पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट को। क्लियर है? अगर मान लीजिए यूपी का जो स्टेट है उसको जो जो प्रॉब्लम आ रही होगी उसके लोगों को, वो उसको सारी दिक्कतों को कहाँ पे राज्यसभा में डिस्कस करेंगे। देखिए यूपी में पानी नहीं मिल रहा, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ऐसी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है, तो ये जो प्रॉब्लम है स्टेट के अंदर, ये सारे 31 के 31 सदस्य एकजुट होकर बात करेंगे, क्योंकि वो यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पार्टी को तो वो जब रिप्रेजेंट करेंगे जब बिल की बात आती है, ठीक है, कोई बिल से एक्ट बना रहा हूँ तब, आपको यही याद रखना है। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको इलेक्शन बता दिया कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है, जो कि किस सिस्टम के थ्रू, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांसफरिंग सिंगल वोट मेथड। और किस किस का होता है, एक तो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, और पार्लियामेंट के अंदर जो राज्यसभा उसके इलेक्शंस। अब बात आती है कि जो ये स्टेट्स के अंदर जो सीटों का बंटवारा है, इसकी चर्चा कहाँ गई है कि किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी। इनकेस अगर आपका मन करे आपको अपने स्टेट की देखना कि मान लीजिए मैं राजस्थान में रहता हूँ या रहती हूँ, तो राजस्थान के अंदर कितनी राज्यसभा में सीटें मिलेगी, ये अगर आपको देखना है तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा शेड्यूल 4, ठीक है, अनुसूची 4 के अंदर। याद है? तो ये आपको याद रखना है, शेड्यूल 4 में सारी सीटों का बंटवारा कैसे होगा, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये आपको मिल जाएगा। चलिए स्टेट्स की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं यूटी की। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यूटी का जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो लॉ बना करके कैसा करवाना चाहती है, इलेक्शन करवाना चाहती है डायरेक्ट, या फिर जो स्टेट्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया गया इनडायरेक्ट वो। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने लॉ बना करके ये बोला कि हम यहाँ पे भी इनडायरेक्ट मेथड से ही इलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। तो जो स्टेट्स में मेथड मैंने आपको बताया यही यूटीज में भी लगता है। अब बात आती है नॉमिनेशन की। तो नॉमिनेशन में क्या होता है, आपको पता है राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो कि मनोनीत होते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि आप 12 मेंबर्स को जो है आप नॉमिनेट कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति किनको नॉमिनेट करेगा, ये आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चीज़ों ही बताई गई है, इससे एक्स्ट्रा नहीं। कौन कौन सी? लिटरेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है, साहित्य, ठीक है, साहित्य ही बोलते होंगे। लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल सर्विसेज, ठीक है। ये 4 चीजें मेंशन की हैं हमारे संविधान के अंदर, याद रखना है आपको। इन 4 के अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा जाए और बाहर से कुछ भी पूछा गया तो ये होगा क्या, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है कि वो डाल दे स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स गलत हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है वो कोई इंजीनियरिंग वो डाल दे कि इंजीनियरिंग में जो ज़्यादा अच्छा हो, या फिर हो सकता है वो डाल दे हैवी ड्यूटीज़, मतलब कोई हैवी ड्यूटीज़ का अच्छा जानकार हो, ठीक है। या फिर मतलब मैं जस्ट ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना है एज इट इज़ कि ये 4 चीज़ें बोली गई हैं हमारे संविधान में, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल सर्विस। जिसके पास इसकी अच्छे से, या तो वो 2 चीज़ें बोली, या तो वो एक्सपीरियंस हो इनके अंदर, और या फिर क्या हो, एक्सपीरियंस हो, और दूसरा वो नॉलेजेबल हो इस चीज़ों में, ठीक है, इन चीज़ों की डीप नॉलेज रखता हो। आज तो मार्कर भी ज़्यादा तेज़ भाग रहा है मेरा ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ तो कुछ स्पेलिंग से कुछ हो रही जा रही है। तो याद रखना है 12 मेंबर्स को जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनेट करते हैं। अब ये जो 12 मेंबर है, ये जो है अगेन इनके पास ऑप्शन है कि क्या तो वो इंडिपेंडेंटली एज इट इज रह सकते हैं, या फिर किसी पार्टी का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो पार्टी की मेंबरशिप लेके भी रह सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसमें बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये है अगेन जब बिल आएगा राज्यसभा में, तो मान लीजिए अभी 90 सीटें, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 245 में से 120 सीटें मान के चलते हम, अभी हमारे पास किसके पास है 120, चलो ज़्यादा हो गई, थोड़ी कम करता हूँ, 90 सीटें लगा लो। 90 सीटें किसके पास है, बीजेपी के पास है। उसके बाद 100 सीटें किसके पास है, कांग्रेस के पास है। होगी कितने, 190। और जो बाकी सीटें बची है, लेट्स से 190, 40, 55, तो मान के चलो 40 सीटें जो है अदर पार्टीज़ के पास है। और बाकी जो 1/3 मेंबर आपको पता है रिजाइन कर जाते हैं हर 2 साल के बाद, तो बाकी सीटें जो है वो वेकेंट है, खाली है। अब देखिए जब वोटिंग होगी तो ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, लोकसभा में किसकी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब राज्यसभा के अंदर भी क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ मेजोरिटी बीजेपी की है राज्यसभा में, नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए आपको,
मान लीजिए 10 यहाँ पे सीटें वैकेंट है, तो इफेक्टिव देखता हूँ मैं, तो 235 है, 235 का अगर मैं 50% प्लस 1 निकालता हूँ तो कितना बनेगा, 230 का 115 और 115 117 लगा के चलिए 117 से आपको सीटें चाहिए अगर बिल पास करवाना है। तो यहाँ पे कितनी है, 90 हैं। ये 12 के 12 सदस्य अगर बीजेपी की क्या ले लेते हैं, नॉमिनेशन ले लेते हैं कि भाई हम जो है इस पार्टी के मेंबर बनना चाहते हैं, तो 90 में सीधे सीधे 12 ऐड कर दो, कितना हो गया 102। तो सिर्फ 15 सीटें कम रही हैं, तो 15 सीटें हो सकता है इधर से कोई ना कोई पटा के अपना बिल पास करवा लेंगे वो। तो ये थोड़े से क्या होता है पॉलिटिकली जब हम देखते हैं तो पीछे ऐसे कहानी चल रही होती है। हालांकि ये कोई बताता तो नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए समझ के करोगे ना तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि जो बुकिश नॉलेज है ना वो तो रहेगी, सब आपके पास भी रहेगी, बुक में भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल में काम चल रहा होता है, कैसे काम होता है कैसे, वो समझ में आना जरूरी है। ठीक है, पॉलिटी तो देखिए आपको पता है, अभी लोकसभा में ये सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी मोस्टली बच्चों को कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जो मैं आपको थोड़ी सी अंदर की बातें बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो राज्यसभा का हमने देख लिया है कि 3 तरीके से बताया गया कि आपको इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में या तो स्टेट लेवल पे भी, नंबर ऑफ स्टेट पे भी दोगे, यूटीज में भी और नॉमिनेशन में। तो अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 81 की। 81 आर्टिकल जो है, ठीक है, किसकी बात करता है, लोकसभा। अगेन यहां पे जब मैं बात करता हूं टोटल स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कितनी दी गई है 552, लेकिन अभी है कितने 545, 552 तो दे रखे कि इतने आप कर सकते हो स्ट्रेंथ, लेकिन एक्चुअल में है कितने 545 है। आप देखिए 545 में से यहां बोला गया, यहां पे भी 3 तरीके से आप जो है रिप्रेजेंटेशन दोगे, एक तो स्टेट लेवल पे, यूटीज लेवल पे, और यूटीज हो गया नॉमिनेशन। एक चीज जो राज्यसभा में है मैं बता देता हूं कि यूटीज में आपको याद रखना है राज्यसभा में कौन कौन सी यूटीज है जिसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो 3 यूटीज है, नंबर 1 दिल्ली, पुडुचेरी, ये तो ऑलरेडी है, इनके तो सीटें भी दे रखी कितनी कितनी होंगी। एक और ऐड हुई है जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अभी से इसकी डिलिमिटेशन प्रोसेस नहीं हुई है। अभी रिसेंटली इसी लास्ट मंथ में क्या हुआ, जून के अंदर मीटिंग हुई थी, लेकिन उसमें अभी से कोई निर्णय हुआ नहीं है। तो जैसे ही इसकी कोई खबर आएगी तो करंट अफेयर में इसको हम कवर कर लेंगे। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 यूटीज का रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, सभी यूटीज का नहीं। ठीक है, चलिए तो यहां पे अब बात करते हैं लोकसभा के अंदर अकॉर्डिंग टू स्टेट कि स्टेट के अंदर क्या दिया गया है। देखिए स्टेट में ये बोला गया है आप जो है डायरेक्ट इलेक्शन को अपनाएंगे। यूटीज में भी बोला गया पार्लियामेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा मेथड अपनाती है। ठीक है, वो जो बोलेगी वैसे ही इलेक्शन होंगे। तो यहां पे भी बोला कि हम पार्लियामेंट ने आरपीए एक्ट 1951 में, इसका फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए 1951। तो यहाँ पे बोला हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे यूटीज के अंदर। तो इसलिए आपको पता है अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, यहाँ क्या होते हैं इलेक्शन होते हैं, और नॉमिनेशन भी करवाएंगे। नॉमिनेशन में मैं बाद में बात करूंगा। चलो बात करते हैं अब डायरेक्ट इलेक्शन की स्टेट में कैसे होता है। देखिए यहाँ पे बोला गया है, जब मैं आपको आर्टिकल 81 क्लॉज 1A और B सब क्लॉज ये पढ़ाऊंगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसमें अब क्या बता रखा है वो मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ। वहाँ पे बोल रखा है कि आपके पास 28 क्या है स्टेट्स हैं। तो जब आप लोकसभा की सीटों को बंटवारा करेंगे किस स्टेट को कितनी दी जाएगी, तो यहाँ बोला गया है आप इस तरीके से करोगे कि मान लीजिए एक स्टेट में बात करता हूँ हरियाणा की, हरियाणा के अंदर एक सीट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि 10 लाख, चलो मैं पूरे जीरो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, मैं लिखता हूँ सीधा 1 मिलियन। 1 मिलियन आपको पता नहीं किसके इक्वल होता है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। तो मैं देखता हूँ एक सीट जो है 1 मिलियन की रेशो में आ रही है, 1:1 मिलियन। ठीक है, ये रेशो निकल के आ रहा है। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि जहाँ तक संभव हो, ऐसा नहीं बोला कि होना ही होना चाहिए, बोला जहाँ तक संभव हो हर स्टेट में हर एक सीट पे जो है इतना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या बोला है इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, ये बात की गई है। अब यहाँ पे मान लीजिए तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में भी हो सके तो यही रेशो अपनाओ, केरला में भी हो सके तो यही, कर्नाटक में भी यही। तो इस तरीके से हमने क्या करा, पूरे स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। ऐसा नहीं कि लोकसभा के अंदर यूपी का ज़्यादा साइज बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमने उसको ज़्यादा सीटें दी, नहीं, हमने क्या करा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीटें को डिवाइड किया है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है फिर तो आपको होगी सर जिस राज्य के अंदर ज़्यादा
जनसंख्या तो सीटें तो ऑटोमेटिक वो ज़्यादा लेके जाएगा, चाहे वैसे उसका साइज छोटा हो। ठीक है, तमिलनाडु का साइज बड़ा है तो वो तो कम पॉपुलेशन होते हैं, उसकी सीटें कम मिलेंगी उसको। तो आपका आंसर सही है, आपका मानना सही है। देखिए यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये हालांकि ये पॉइंट जो है यहाँ पे रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस, अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 82 में बात की गई है। तो आर्टिकल 82 में क्या बोला गया है, आपको आफ्टर एवरी सेंसस, हर जनगणना के बाद आप क्या करोगे, सीटों का बंटवारा कैसे होगा। ठीक है, और टेरिटरी, जो टेरिटोरियल एरिया होता है उसको कैसे बांटोगे कि जो सीटें है वो सबके पास बराबर है। तो इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट ने बोला कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में कि देखिए जो ये सीटों का बंटवारा है ना, हम इसका फ्रीज कर रहे हैं इसको 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो आज अगर आप देखते हैं हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 है, राजस्थान के अंदर मान लीजिए कुछ जो भी हैं, यूपी के अंदर 80 हैं। तो ये जो सीटें अब हम देख रहे हैं 80, 10 ये ऐसे, और मान लो किसी में 1 है, किसी में 2 है, तो ये सीटें आई कहाँ से, ये आई है 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद गवर्नमेंट ने, आपको पता है इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया था कि पॉपुलेशन को जो कंट्रोल किया जाए। ठीक है, जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा था उस टाइम उसको कम किया जाए, नहीं तो क्या होगा, जनसंख्या इतनी ज़्यादा होगी कि हमारे पास रिसोर्सेज कम बढ़ जाएंगे। तो 1971 की पॉपुलेशन को फ्रीज कर दिया गया ताकि अब जो स्टेट बड़े हैं छोटे सबको बोल दिया जाए, देखो अब आप जो है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा, जो अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखाएगा, हम जो है उसको अच्छा रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, तो ये 1971 के अकॉर्डिंग आपकी लॉक हो गया यहाँ पे सीटें। उसके बाद 84th अमेंडमेंट हुआ 2001 के अंदर, यहाँ पे बोला गया कि आप जो 1971 की बजाय पॉपुलेशन ले सकते हो 1991 की। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन अमेंडमेंट किया 87वां संशोधन 87th अमेंडमेंट 2003 में। यहाँ पे ये बोला गया कि आप 1991 की बजाय आप लीजिए पॉपुलेशन 2001 को। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे जो पॉपुलेशन बोली गई है 2001 के बिहार पे आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सीटों का जो बंटवारा था वो फ्रीज कर दिया गया 1971 के अकॉर्डिंग। इसमें बोला कोई चेंज नहीं होगा, इसको जो है 87th अमेंडमेंट में ही बोला 25 साल और बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ये जो फ्रीज की गई थी 1971 के अंदर, ये बेसिकली 30 सालों के लिए की गई थी, यानी कि 2000 तक इसको फ्रीज किया था। लेकिन ईयर 2000 के अंदर जो ये आया था 84th अमेंडमेंट, इसमें ये बोला 25 साल और बढ़ाएंगे इसको। तो यानी कि अब जो है 2026 में जाकर जो है आपकी डिलिमिटेशन कमीशन दोबारा बैठेगा, वो जो है आपका दोबारा से सीटों को कैसे, किस स्टेट को ज़्यादा सीट बढ़ाई जाए कम की जाए, वो सारा जो है 2026 में डिसाइड होगा। 2026 तक आपकी यही सीटें रहेंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि 2000 यहाँ पे 3 में क्या बोला गया 87 अमेंडमेंट की जो पॉपुलेशन 2001 है, इसका मतलब क्या है कि हम जो पॉपुलेशन है फिर इसमें चेंजेस क्या करेंगे, क्योंकि आप तो कह रहे हो सर सीटें तो फ्रीज कर दी गई, सीटों में कोई चेंज नहीं होगा, तो चेंज किस में करेंगे, चेंज करेंगे हम टेरिटोरियल एरिया के अंदर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है हमारा प्यारा सा हरियाणा। अब हरियाणा के अंदर मान लीजिए ये 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये टेरिटोरियल एरिया था जहाँ पे एक एमपी को रिप्रेजेंटेशन इतनी सी टेरिटरी के लिए करना पड़ रहा था। अब पॉपुलेशन बढ़ी तो इसका मान लीजिए ये टेरिटोरियल हमने चेंज करके यहाँ पे एक एमपी और दे दिया यहाँ पे कि चलो जी क्लियर। लेकिन अब पॉपुलेशन और बढ़ी तो हमने क्या करा, ये जो है टेरिटोरियल एरिया यहाँ से ख़त्म करके हमने बोला कि अब जो टेरिटोरियल एरिया है यहाँ तक एक एमपी देखेगा। क्लियर है, सीटें तो 5 ही रहेंगी 10 ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी, लेकिन जो एरिया है उसमें फेरबदल होता रहेगा कि एरिया कम करना है ज़्यादा करना है। ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए मैं बात करता हूँ अम्बाला की, हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है अम्बाला। अम्बाला का मान लीजिए ये पूरा हरियाणा है और उसके अंदर इतना एरिया अम्बाला का आता है। अब अम्बाला के अंदर कितने एमपी होने चाहिए, 1 2 कैसे डिसाइड होगा। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उस टाइम मैंने बोला कि यार ये जो है ना पॉपुलेशन यहाँ पे इसको 2 एमपीज दे देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, एक अम्बाला रूरल एक अम्बाला सिटी लगा लीजिए। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के, तो यहाँ पे 2 एमपीज को हमने क्या करा दे दिया। लेकिन बाद में देखा कि 2001 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा यार पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई अम्बाला की, तो हमने क्या करा यहाँ से ये हटा के हमने बोला कि ये जो है आपका 2 एमपी ना देख के इसको पूरे एरिया को क्या करेगा, एक ही एमपी देखेगा, और इस एमपी को जो है एक नया छोटा सा एरिया और दे दिया कि अब आप इसको देखो। तो ये क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ जो टेरिटोरियल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, उसको चेंजेस करेंगे। ठीक है, सीटों को, लेकिन सीटों को एज इट इज रखेंगे। 10 है तो 10 ही रहेंगे हरियाणा के अंदर, उसके अंदर फेरबदल नहीं करेंगे। और ये कब तक नहीं करेंगे, 2026 तक, ये आपको याद रखना है। चलिए ये इतना समझ में आ गया आपको। अब बात आती है कि 28 राज्यों में हमने बात कर ली, सभी
राज्यों को क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा जहां तक पॉसिबल है वहां तक। अच्छा, उसके बाद ईच स्टेट के अंदर भी आप उसको किस में डिवाइड करते हो, ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीमांत क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र, यानी कि आप उसको टेरिटोरीज के अंदर डिवाइड करते हो, टेरिटोरियल एरिया। और इस टेरिटोरियल एरिया से क्या होता है, एक व्यक्ति खड़ा होता है इलेक्शन के अंदर और उसको आप वोट डालते हो। जो विनर होता है उस टेरिटोरियल एरिया को रिप्रेजेंट कहाँ करता है, वो हमारे लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या पूरा इलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे ये बोला गया 28 राज्यों को भी आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और हर स्टेट की जो टेरिटरी है जिसको आपने डिवाइड किया है, अंबाला, कुरुक्षेत्र ऐसे करके, उसके अंदर भी क्या होगा, आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। ऐसा नहीं कि अंबाला के अंदर एक एमपी दिया है लेकिन वो पॉपुलेशन कितने को रिप्रेजेंट करे, 2 करोड़ को, ठीक है। हालांकि 2 करोड़ तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी स्टेट की पॉपुलेशन 2.5-3 करोड़ है बस। लेट से 20 लाख लगा लो, चलो अंबाला के अंदर पूरी पॉपुलेशन है 20 लाख, कुरुक्षेत्र में है 10 लाख, लेकिन आपने अंबाला के अंदर भी एक दे दिया और कुरुक्षेत्र में भी एक। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ वहीं पे एक जो और स्टेट लगा ली, जैसे यमुना डिस्ट्रिक्ट लगा ली यमुनानगर, उसका जो टेरिटोरियल है वहाँ पे 30 लाख की पॉपुलेशन है। तो ये तो क्या होगा, इक्वल टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे लेट्स से कुरुक्षेत्र एंड अंबाला, इनको एक ही व्यक्ति को दे दिया जाएगा कि आप इन दोनों को रिप्रेजेंट करोगे लोकसभा में। इसी तरीके से यमुनानगर जो है वो एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे 30 लाख की पॉपुलेशन है और यहाँ 20 लाख थी और यहाँ 10 लाख की, तो 20 और 10 30 लाख, यहाँ भी 30 लाख, तो दोनों को क्या हो गया, बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल गया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ये आपको समझना है। तो टेरिटोरियल एरिया जो है वो भी आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एरिया के अंदर पॉपुलेशन कम दे दी आपने, किसी में ज़्यादा दे दी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है कि बुक्स के अंदर आप देखोगे वहाँ पे आपको इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना मिलेगा इक्वल रिप्रेजेंटेशन टेरिटोरियल एरिया। लेकिन वो होता क्या है, वो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन कराऊंगा आपको लास्ट में पीडीएफ में, तो उसमें आप देखोगे ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई हैं। अब जब एग्जाम में ऐसा कोई ऑप्शन आ जाता है क्वेश्चन के, आप वहाँ पे हो जाते हो कन्फ्यूज, क्योंकि आपने बुक पढ़ी है, ऑथर को पढ़ा है, ऑथर जो है वो अपने विचारों के अकॉर्डिंग बुक को छापता है, ठीक है। तो आप क्या करो, लीगल जो डॉक्यूमेंट है हमारा, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, उसको पढ़ो। अरे इसको इरेज क्यों कर दिया मैंने, चलो कोई बात, दोबारा लिख लूँगा। चलिए, तो हमने बात कर ली है स्टेट की, कि स्टेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम डिवाइड करते हैं और उसके अंदर से जो व्यक्ति खड़ा होगा उसमें हम पोलिंग बूथ में जाके वोटिंग करेंगे और जो जीतेगा वो आ जाएगा लोकसभा के अंदर, और वो रिप्रेजेंटेशन किसका करेगा, हमारा करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए लेट से भिवानी और रोहतक ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अंदर यहाँ के जो निवासी हैं इनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या करेंगे, वो अपने एमपी को बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए उनके पास मान लीजिए साफ पानी नहीं आ रहा पीने के लिए, या हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, 24 घंटे में से 12 घंटे कट लग रहे हैं, तो वो अपने एमपी को बोलेंगे। हालांकि पहले तो एमएलए को बोलेंगे, लेकिन एमएलए से सोल्यूशन नहीं निकला तो एमपी को पास जाएंगे। एमपी जो है लोकसभा में उसको मुद्दे को उठाएंगे, ठीक है, और फिर वो जो है इनका सोल्यूशन करवाएंगे। ये होता है एक एमपी का काम। चलिए अब बात करते हैं हम यूटीज़ की। तो यूटीज़ में भी डायरेक्ट यही सिस्टम अपनाया गया है, रिप्रेजेंटेटिव जो टेरिटोरियल एरिया में डिवाइड कराया जाएगा, जो व्यक्ति वहाँ से खड़ा होगा उसको वोट करेंगे और जो विनर होगा वो लोकसभा में उस यूटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है नॉमिनेशन की। तो नॉमिनेशन जो है इसमें, हालांकि एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बोला गया था कि आप 2 मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे, अगर उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो प्रेसिडेंट जो है उनको नॉमिनेट कर सकते हैं, कहाँ, लोकसभा में। और ये सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी और किसी को नहीं। जैसे राज्यसभा में कितने करे थे, 12, और यहाँ पे 2। लेकिन आपको याद रखना है 104th अमेंडमेंट एक्ट 2 की 2019 में हो गया था दिसंबर में, लेकिन 2020 में इसको इम्प्लीमेंट किया है जनवरी से। तो 2019 से लगा लो 104वां जो संशोधन हुआ है, इसमें ये बोला गया कि इसको 70 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जो है उसको, जो ये रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था नॉमिनेशन 2 एंग्लो इंडियन का, ये 70 साल तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो 70 साल जब हम देखते हैं, संविधान लागू हुआ था 1950 में, 70 साल कब हो गए, 2020 में पूरे हो गए। तो 2020 के बाद अब ये आपका सिस्टम खत्म हो गया नॉमिनेशन का। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कितने रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना वो प्रोसेस खत्म हो चुका है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे हमने बात कर ली है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। आर्टिकल 80, 81, 79 हमने डिस्कस कर लिया, 80 डिस्कस कर लिया, 81 डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं किस पे, 82 पे। तो 82 में अभी ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, आर्टिकल 82। देखिए इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि हर सेंसस के बाद, आफ्टर ईच सेंसस, ठीक है,
जो मैंने आपको समझाया था कि 84th अमेंडमेंट में पहले क्या बोला, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 97 की 71 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे सीटों को। उसके बाद जो टेरिटोरियल एरिया है वो आप 2001 की जो हर पॉपुलेशन जो होगी, जैसे आप मान लीजिए 2011 है तो आप इसकी पॉपुलेशन को भी कंसीडर कर सकते हैं टेरिटोरियल एरिया को डिवाइड करने के। उसके बाद ये बोला 2026 तक तो आप जो है 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमने सीटें को बंटवारा किया था उसी के अकॉर्डिंग सीटें रखोगे। जैसे हरियाणा को 10 मिली है तो 10, यूपी को 80 मिली है इसके अकॉर्डिंग 71 के अकॉर्डिंग तो 80 रहेंगे। कब तक, 2026 तक। 2026 में दोबारा से क्या होगा, डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, डीलिमिटेशन कमीशन। अब ये क्या है, ये बेसिकली आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट एक्ट पास करके बनाती है। पार्लियामेंट जब एक्ट पास करती है तो सबसे पहले इसको पहली बार कब बनाया गया था, 1952 में, 1952 में। तब से लेकर के ये जो है टाइम टू टाइम बनाई गई है। तो लास्ट टाइम जो 2002 में इसको अमेंड किया गया था। क्लियर है। अब इसको बोला गया है अभी जम्मू एंड कश्मीर के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को आपको पता है यूटी बना दिया है। तो उसके अंदर जो टेरिटोरियल एरिया कैसे डिवाइड किया जाए, कश्मीर को कितना जाए, जम्मू को कितना जाए, लद्दाख में कितना जाएगा, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्या बनाया गया, डीलिमिटेशन कमीशन। अब बेसिकली बात आती है डीलिमिटेशन कमीशन जो है इसमें होता कौन कौन है, इसमें होते हैं आपके इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर होते हैं वही होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। और इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते हैं, ठीक है, रिटायर्ड जजेस, नॉट जो अभी वर्किंग है वो रिटायर्ड होते हैं। चलिए, तो ये हो गया है हमारा आर्टिकल नंबर 82 हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। इलेक्शन मेथड हमने देख लिया, डायरेक्ट अपनाया है, रीएडजस्टमेंट हो गया है 82। अब बात आती है कि हमने बात की थी राज्यसभा और एक तरफ बात की थी लोकसभा की। यहाँ मैंने बात आया था आपको क्या है, डायरेक्ट वोटिंग, हम और आप जाके वोट डालते हैं। याद रखना जब वोट डालते हैं तो वो लोकसभा की डालते हैं ना कि राज्यसभा की। अच्छा, राज्यसभा में मैंने बोला था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाया गया है, ठीक है। एक लेक्चर में मैंने आपको ये समझा दिया था, उससे पहले मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, गला काफ़ी मेरा सूख चुका है। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हमने अपनाया है राज्यसभा के लिए। यहाँ पे अब बात आती है कि लोकसभा में हमने ये वाला सिस्टम क्यों नहीं अपनाया, लोकसभा में हमने डायरेक्ट क्यों अपनाया। तो सबसे पहले ये समझाने से पहले कि अपनाया क्यों नहीं, मैं आपको ये एक बार समझा देता हूँ होता क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, मैं एक लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, फिर दोबारा वो समझा देता हूँ। इजराइल की एग्जाम्पल लेता हूँ। इजराइल के अंदर, यूएसए के अंदर यही सिस्टम है। बात करते हैं इजराइल की, छोटा देश है, आपको मैप में देखेंगे तो दिखेगा भी नहीं, जल्दी से अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे इजराइल दिखेगा भी नहीं कहाँ पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो है, ये क्या काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांस है ये कंट्री। चलिए, इजराइल को लेते हैं। जो इजराइल की पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ कितने स्ट्रेंथ है लोकसभा की 545, वहाँ पे कितनी है 120 की है। 2019 में पहली बार इलेक्शन में बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के क्या थे, आपके पीएम थे। अब वहाँ पे ये वाला सिस्टम अपना रखा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हुआ क्या है, 2019 में किसी को भी जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कोलिजन गवर्नमेंट बनाई। 2020 में दोबारा हुआ, 2021 के अंदर फिर हुआ, यानी कि 3 बार इलेक्शन हो चुके हैं 2 साल के अंदर अंदर। और अभी भी जो गवर्नमेंट बनी है वो सारी कैसी कोलिजन गवर्नमेंट है। सिर्फ किस बेस पे बनी है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू थे उसको हमें खदेड़ना है, ठीक है, क्योंकि वो 15 साल से 12 साल से जो है वो रूल कर रहे थे इजराइल पे। तो ये हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स या फिर जो आप करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे इसको, या फिर करंट अफेयर में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, मैं बता रहा हूँ अभी इसको कि ये होता क्या है बेसिकली। देखिए, 120 जो है सीटें मिली आपको इजराइल के अंदर। अब ये 120 का जो बंटवारा है, यहाँ पे एक एक व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, यहाँ पे पार्टी खड़ी होंगी, जैसे पार्टी ए, पार्टी बी और पार्टी सी, ये 3 पार्टियाँ खड़ी हुई हैं। क्लियर है। अब लेट्स से चलो 4 पार्टी लगा लो, क्योंकि यहाँ पे पार्टियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी होते हैं। ये ए है, ये बी है, मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसमें होता क्या है कि यहाँ पे ना हम तो लोकसभा की जब इलेक्शन करते हैं हम किसको वोट डालते हैं, पार्टी को नहीं, हम मेंबर को वोट डालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, पार्टी को वोट डाला जाता है, उसके बाद पार्टी को सीटें मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने मेंबर को वहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 120 के अंदर जब वोटिंग डली तो मैं परसेंटेज देखता हूँ, ए पार्टी को कितने वोट मिले, 10% वोट, ठीक है जी। बी पार्टी को मिले 20% वोट, क्लियर। इसको मिले कितने, 40% वोट, कितना हो गया, 40, 20, 60, 70, तो इसको कितने बचे, 30% वोट। अगर ये बात कब कर रहा हूँ, जब 100% वोटिंग हुई, यानी सभी लोगों ने वोट किया है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि 100% लोग कभी वोट नहीं करते हैं, 90% हद मार के इंडिया में कितना होता है, 67, 70%, बस इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कभी गया ही नहीं है। तो देखिए
100% लोगों ने वोट किया, 10% ए पार्टी को वोट मिले, बी पार्टी को 20%, सी पार्टी को 40%, डी पार्टी को 30%। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 120 का 10% निकालता हूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे 12। इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो आता होगा ना आपको। चलिए 20% जब मैं देखता हूँ तो ये 10 है, इसका डबल है तो इसका 12 का डबल कर दो 24, ये है 40, यानी कि 20 का डबल हो गया तो इसका डबल कर दो 48। अब ये है 30%, तो ये हो जाएगा 36। अब देखिए, जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, तो 120 का जब मैं मेजॉरिटी देखूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 61। तो 60 तो क्या है? 50% वोट हो गया ना, ठीक है। 60%, 60 वोटों पे तो क्या है, वो 50-50 वाली सिचुएशन हो जाएगी, तो उसमें भी गवर्नमेंट नहीं बना पाओगे आप। तो आपको एटलीस्ट 61 जो है सीटें जीतनी होंगी, तभी जो है आप क्या हो, गवर्नमेंट बना सकते हो। आप देखिए यहाँ पे किसी को 61 वोटें मिली हैं, 12 इसको मिले, 24 सीटें इसको, 48 सीटें इसको, 36 इसको, कहीं पे भी 61 सीटें किसी पार्टी को नहीं मिली। अब मान लीजिए ये सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई आपकी, पार्टी सी, 48 सीटों के साथ। अब यहाँ पे ये क्या करेगी, या तो इसके साथ और या तो इसके साथ कोलिजन करेगी, गठबंधन की सरकार बनाएगी। अब मान लीजिए यहाँ दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम यहाँ पार्टी सिस्टम को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, कि इस पार्टी, मैं इस पार्टी से हूँ, मैं उस पार्टी, मैं उसको इलेक्शन करूँगा, ठीक है। हम मेंबर को वोटिंग नहीं करते हैं। अब मान लीजिए इंडिया के अंदर ये सिस्टम होता, तो अगर हरियाणा से कोई भी एक पार्टी होती तो उसके मेजोरिटी लोग जो बोलते हैं हम इस पार्टी के लोगों को वोट डालेंगे। अब उस पार्टी को मान लो आपने जिता भी दिया, लेकिन वो पार्टी किस मेंबर को अभी आपके वहाँ पे काम करने के लिए अपॉइंट करेगी वो तो नहीं बताया ना। तो उससे होगा क्या, वो व्यक्ति हो सकता है करप्ट होगा, तो करप्ट जो है आपका काम ही नहीं करेगा, और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन करेगा तो आपका काम नहीं होगा और आपका प्रशासन वैसे खराब हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसकी कमी क्या है कि यहाँ पे पार्टी सिस्टम को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो है ये सिस्टम जो आपको समझ में आ रहा है कैसे, अभी परसेंटेज जो है, अगर किसी बच्चे ने 10वीं पास की होगी तो उसको समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमारी कंट्री जब आज़ाद हुई थी, जब 1950 में संविधान बन के तैयार हुआ था, उस टाइम लगभग 10 से 15% ही लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे, बाकी सारे अनपढ़ थे। तो 10 से 15% लोगों को क्या सिस्टम ही समझ में आता है, मतलब जो बाकी थे 10 से 15% को छोड़ के, ठीक है, तो नहीं आता। तो आज भी जब हम देखते हैं 2021 की जब मैं बात करूँगा, तो उसमें अभी भी 30 से 32% लोग अभी भी अनपढ़ हैं हमारे, ठीक है, यानी कि पढ़े लिखे नहीं है, या हैं बहुत कम पढ़े लिखे, तो उनको ये सिस्टम नहीं समझ में आएगा जो यहाँ पे इजराइल में है। तो इसलिए हमने इस सिस्टम को नहीं अपनाया। क्लियर है। दूसरा, ये कॉस्टली बहुत है। क्लियर, आपको पहले वोटिंग करो, उसको फिर उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको लगाओ, ठीक है, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। इसलिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने इस सिस्टम को नहीं अपनाया। तो ये आपको समझ में आएगा क्यों नहीं हमने इस मेथड को अपनाया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को। रीजन बिंग कॉस्टली बहुत है, दूसरा पार्टी सिस्टम को बढ़ावा देता है ये, और इसमें करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भाई आपने देखा यहाँ पे बहुमत जो है बहुत कम मिलता है जल्दी से, क्योंकि इसमें पार्टियां ज़्यादा खड़ी हो जाएंगी। अभी तो क्या है, जैसे एक सीट है हमारे यहाँ, जैसे मैं लोकसभा के एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा बड़ा लिखूँ क्या, चलिए किसकी एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से जयपुर की एग्जांपल लेता हूँ। मोस्टली सबने सुन रखा होगा कि जयपुर में सीट कितनी है, जयपुर में एक ही सीट है, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जयपुर के अंदर मान लीजिए एक सीट के ऊपर कितने व्यक्ति लड़ सकते हैं, कोई अनकाउंटेबल, कोई वो नहीं है कि फिक्स कर रखा है, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति नहीं। मान लीजिए यहाँ से 10 व्यक्तियों ने वो इलेक्शन फाइट किया, ठीक है, 10 व्यक्तियों ने इलेक्शन फाइट किया। अब इस 10 में से 10 के 10 तो ऐसा तो है नहीं जीतेंगे, कोई एक ही विनर निकलेगा फाइनली और उसी को वो सीट मिलेगी। तो यहाँ पे फायदा क्या है, यहाँ पे हमने जो लोकसभा के अंदर मेथड अपनाया है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। राज्यसभा में अपनाया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यहां हमने अपनाया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या बोला गया है, देखिए यहां पे होता है कि जैसे अगर मान लो 100 लोगों ने वोट किया और कितने व्यक्ति खड़े हुए थे, 10, तो जितने भी वोट मिले 100 में से जिसको भी जितने वोट मिले, तो हम यहाँ पे वहाँ तो क्या परसेंटेज चेक कर रहे थे किस पार्टी को कितनी परसेंटेज वोट मिले। यहाँ हम परसेंटेज नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किस मेंबर को मैक्सिमम वोट मिल रही है, सिंपल मैक्सिमम वोट देखेंगे। अब आप बोलोगे सर 100 का हाफ करता हूँ तो 50, तो यानी कि जीतने वाले को 51 वोटें मिलनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो विनर है। यही आपके माइंड में आ रहा होगा। तो आंसर इज नो। यहाँ हम देखेंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मेंबर जयपुर से खड़े हुए हैं।
एक सीट थी जिसपे इनको विनर बनना है। तो मान लीजिए एक मेंबर को मिले कितने 10 वोट, एक को मिले 2 वोट, एक को मिले 15 वोट, ठीक है, एक को मिले 30 वोट, एक को मिले 0 वोट, दिया ही नहीं किसी ने होता है बहुत बार होता है, ठीक है। एक को मान लीजिए फिर 1 वोट मिला, इस मेंबर को मिला 7 वोट, इसको मिली 6 वोट, इसको मिली 40 वोट, ठीक है। हालांकि मैं कैलकुलेट करूंगा तो 100 से ज़्यादा भी चले जाएगी, पर मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसको मिली 0 वोट अगेन। तो ये 10 मेंबर का जो है आपका लेखा जोखा है। चलो एक बार कैलकुलेट कर ले, 100 बन गए, 12, 15, 27, 27, 57, 58, 58 और ये हो गया 65, 71 और हाँ ये ज़्यादा चला गया ना, तो चलो इसको 29 लगा लो, ठीक है। ये होगी 29 सीटें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इन जो 100 लोगों ने वोट डाला था, क्योंकि आपको पता है एक सदस्य की जो हम वोट डालते हैं एक ही काउंट होती है, ऐसा नहीं मैंने एक वोट डाली और वो 10 काउंट होंगी, ठीक है। एक व्यक्ति की एक ही वोट काउंट होती है। तो ये जो है 100 लोगों आगे जिसने जिसको वोट डाली, तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो गए, इनको कोई वोट ही नहीं मिली, ये दो। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, आप बोलोगे सर इस व्यक्ति को मिले जो 4th नंबर पे है, ठीक है, ये विनर बन जाएगा। अब आप कह रहे हो कि 51 वाले को विनर मानेंगे, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये तो क्या हो गया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के, लेकिन हमने किस मेथड को अपनाया, हमने अपनाया फर्स्ट पास द पोल सिस्टम, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, कौन जो है सबसे पहले जो हाईएस्ट वोट जो है जितने वोटर डले उसमें सबसे हाईएस्ट कौन लेके जाएगा, वही विनर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा तो इसको मिली है, हालांकि देखिए ये एक सीट से हारा है यहाँ पे, ये 30 ये 29, कितना टाइट कॉम्पिटिशन था, लेकिन एक सीट इसको ज़्यादा मिली, तो ये हो जाएगा हमारा विनर जयपुर से। ऐसे जो है हमारा लोकसभा का इलेक्शन का सिस्टम है। और राज्यसभा का मैंने आपको समझा ही दिया है, जो इजराइल के एग्जाम्पल देके, ठीक है। चलिए तो अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा मेथड आपको जल्दी समझ में आया, ये वाला या पहले वाला इजराइल वाला। आप बोलोगे ये वाला जल्दी समझ में आया, यहाँ तो हमें यही देखना भाई सबसे ज़्यादा वोट किसको पड़ी वो विनर। अब इसकी भी कुछ कमियां हैं, ठीक है। अब देखिए याद रखना, जब भी आप कोई सिस्टम पढ़ेंगे ना उसमें ना कुछ उसके फायदे भी होते हैं, कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पूछा कि देखिए आपने ये सिस्टम क्यों बनाया, दूसरा बोला कि एक तो लोग अनपढ़ है उनको समझ में नहीं आएगा, दूसरा खर्चीला ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो संविधान बना था जब उसी पे कितने ज़्यादा पैसे खर्च हो गए थे, 64 लाख अगर आपको बताओ हमारे संविधान बनने में। और ये बात कर रहा हूँ आज से लगभग 72 ईयर्स पहले की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। आज से 70-72 साल पहले 64 लाख कितने ज़्यादा होते थे। आज अगर हम देखते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट देखते हैं, लेकिन उस टाइम 64 लाख मान के चलो आज के 6000 करोड़ के बराबर है। तो उतने पैसे तो जो संविधान बनाने में लग गए थे। तो अगर मान लीजिए उसके बाद एक कॉस्टली सिस्टम और अपना लेते तो देश का जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डाउन उसमें चला जाता, डाउन ट्रेड मोशन में। तो इसलिए जो है इसको हमने नहीं अपनाया। चले यहाँ पे आप समझ में आ गया, आपको ये पॉइंट आ गया रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस। अब उससे पहले एक टॉपिक और इसके अंदर समझा देता हूँ, रिजर्वेशन ऑफ एससी और एसटीज। ये लोकसभा के इलेक्शन के अंदर ही आता है, रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज। देखिए एससीज जो है शेड्यूल कास्ट, जो कि अंग्रेजों के टाइम से उससे पहले से ही क्या होते थे, ये ऐसे पर्सन जो कि सोशली बैकवर्ड माने जाते थे इनको, ठीक है। तो जिससे अंबेडकर को काफ़ी बुरा लगता था कि इन लोगों के साथ ऐसा जो बिहेवियर है क्यों किया जाता है, क्या ये इंसान नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अंबेडकर जी ने जब अंग्रेजों ने ये सिस्टम निकाला था, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर काउंसिल एक्ट 1909, काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करवाया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या निकाला था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। एक बार मैं मार्कर में ना इंक डाल लेता हूँ। चलिए मार्कर में इंक डाल चुका हूँ मैं अभी। चलिए तो यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, रिजर्वेशन ऑफ एससी और एसटीज के बारे में। तो 1909, 1919 और 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास हुए थे हमारे, उसमें क्या करता था, ब्रिटिशर्स ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम अपनाया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सांप्रदायिक तौर पे जो है आप लोगों को बांट दो। कैसे, अगर मान लीजिए मैं मुस्लिम कैंडिडेट अगर वोट इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, तो मेरे को जो वोट डालेंगे वो मुस्लिम ही डालेंगे। ऐसे क्रिश्चियन को क्रिश्चियन डालेगा, हिंदू को हिंदू, और जो आपके सिख हैं उनको सिख वोट डालेंगे। तो इससे होगा क्या, देश में नाम धर्म के नाम पे बंटवारा हो जाएगा। और यही जो है अगर देखेंगे आज भी हम देखते हैं कम्युनल जो भावनाएं हैं, फीलिंग है, वो आज भी जो है वहाँ का बोया हुआ 100 साल पहले का बीज आज भी हमारे जनरेशन में देखने को मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, जब संविधान बनाने की बात आई तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि हम जो है ये जो सिस्टम है रिप्रेजेंटेशन, हम चाहते हैं कि एससी को भी सेम वही सिस्टम दिया जाए जो इस एक्ट में बोला गया था। लेकिन ये यहाँ पे महात्मा गांधी ने उनको मना किया, आप ये सिस्टम मत अपनाइए।
लेकिन हुआ क्या, ये हालांकि हिस्ट्री में हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हुआ क्या, महात्मा गांधी की नहीं सुनी गई, ठीक है, अंबेडकर अपनी जिद पे अड़ गए। तो यहाँ पे वो चले गए अपने फास्टिंग पे, फास्ट अनटू डेथ, यानी कि जब तक उनकी मृत्यु ना जाए तब तक वो अपना व्रत रखेंगे। तो जब अंबेडकर जी के ऊपर, ठीक है, प्रेशर आया कि जी महात्मा गांधी को आप मनाइए, नहीं तो वो उनकी डेथ हो सकती है और कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा, तो यहाँ पे उनको मनाया गया। तो अंबेडकर जी ने और महात्मा गांधी के बीच में होता है पूना पैक्ट। ये मॉडर्न हिस्ट्री में जब आएंगे ना करेंगे इसको अच्छे से। पूना पैक्ट होता है। अब पूना पैक्ट के अंदर ये बोला गया कि ठीक है, मैं जो ये अमेरिका ने इनको बोला, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये वाला जो सिस्टम है कम्युनिकल रिप्रेजेंटेशन, मैं इसको नहीं लेके आऊँगा संविधान में, लेकिन मैं ये जरूर करूँगा कि इन लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं, तो इनको मैं बराबर जरूर करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या है, सिर्फ 10 साल के लिए, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 10 ईयर्स बोला गया था, 10 ईयर्स के लिए मैं रिजर्वेशन दूंगा किसको, जो आपके SCs एंड STs हैं, ताकि वो 10 साल के अंदर अपनी एजुकेशन, जो भी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली सारा स्ट्रॉन्ग हो जाए और सोसाइटी में उनको एक अच्छी वैल्यू मिले। अब उसके बाद ये जो है, ये 10 साल से बढ़ाकर अब इसको कर दिया है 80 साल तक, ठीक है, यानी कि 2030 तक ये आपकी SC ST को आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है। और ये रिजर्वेशन में किसकी बात कर रहा हूँ, जो लोकसभा है उसके अंदर कुछ सीटें जो फिक्स हैं आपकी, जैसे 84 सीटें जो है आपकी फिक्स है SC के लिए, और ST के लिए 47 सीटें ये आपकी फिक्स है, ठीक है। ST के लिए 47, 84 जो है SC कैंडिडेट के लिए आपकी फिक्स है। अब ये जो है ये डिपेंड करेगा किस स्टेट में किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे आपके उड़ीसा होगी और मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ पे ST है तो वहाँ पे आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा इन सीटों के द्वारा उनको। और जहाँ पे मान लीजिए SC ज़्यादा है, हरियाणा में भी है, कुछ पंजाब में है, कुछ राजस्थान में, तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा उस सीट के द्वारा यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये सीटें हैं, क्या इसके ऊपर इलेक्शन जो है कैसे होता है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, रिजर्वेशन देने का मतलब क्या है कि ये सीटें रिजर्व हो गई हैं। जैसे आपने ट्रेन के अंदर देखा है, ट्रेन में आप सीटें रिजर्व करा लेते हो, रिजर्वेशन बोलते हैं ना कि हमने ट्रेन में अपना रिजर्वेशन करा लिया, 3rd AC, 2nd AC या फिर स्लीपर डब्बे के अंदर। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपने अपनी सीट जैसे स्लीपर डब्बे के अंदर लेट से बुक करवा ली, ट्रेन की बात कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, आपका अधिकार है, ठीक है, सीट नंबर लेट से 78 आपके नाम से बुक हो गई है रेलवे के अंदर। तो आप जो है, अगर मान लो कोई व्यक्ति आपकी सीट पे बैठा है, तो आप उसको बोलोगे भाई ये सीट मेरे नाम से रिजर्व है और आप खड़े हो जाइए, तो क्या होगा, ये आपका कानूनी अधिकार है आपके पास। तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ कौन बैठेगा, आपके अलावा और कोई नहीं बैठेगा, ओनली आप बैठेंगे। और अगर कोई नहीं देता है तो आप जो है TT को बोल के जो आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं इसको आप हटाइए यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया रिजर्वेशन का सिस्टम। अब ये लोकसभा में कैसे वर्क करता है, लेट से कि राजस्थान के अंदर, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी सीटें रिजर्व है वहाँ पे राजस्थान के अंदर, बट जस्ट समझाने के लिए मान लीजिए वहाँ पे 3 सीटें जो है आपकी रिजर्व की गई हैं, किसके लिए, SC के लिए, और 2 सीटें जो है ST के लिए रिजर्व की गई हैं, क्लियर। अब ये जो 3 सीटें हैं, इसमें जो व्यक्ति SC कैंडिडेट से होगा वही क्या है, 1 2 3 क्या करेगा, इलेक्शन फाइट करेगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे जैसलमेर की एक सीट क्या है, SC के लिए बुक है, तो वहाँ पे जैसलमेर से जो व्यक्ति SC कैटेगरी से होगा वही खड़ा होगा और वो जो रिजर्व सीट से फाइट करेगा। यहाँ पे याद रखना है आपको, जनरल कैटेगरी का पर्सन वोट नहीं, जो इलेक्शन में फाइट नहीं करेगा, क्योंकि सीट किसके लिए बुक है, रिजर्व पर्सन के लिए। तो यहाँ पे जैसे OBC हो गया या फिर आपके जो जनरल कैटेगरी में जितनी भी हमारी कम्युनिटी जाते हैं, उस व्यक्ति का कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पे फाइट नहीं करेगा इलेक्शन। लेकिन अब आप बोलोगे फिर तो सर फायदा क्या हुआ, जो आप बोल रहे कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन, यहाँ भी तो वही बात होगी कि भाई व्यक्ति तो वही खड़ा होगा, रिजर्व होगी। यहाँ पे बात ये है, ये मैंने बात की है इलेक्शन फाइट करने के लिए, कि इलेक्शन फाइट जो है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, 3 सीटों में जहाँ रिजर्व की गई SC कैंडिडेट जो कैटेगरी, वहाँ पे उनकी ज़्यादा जनसंख्या है, तो उनको जो रिप्रेजेंटेशन सही मिले इसके लिए जो सीटें रिजर्व कर दी कि अब आपकी ही कम्युनिटी से एक पर्सन जो है आपका वोट यहाँ पे फाइट करेगा, ठीक है, आप जो उसकी वोट डालोगे। लेकिन अब मान लीजिए मैं बात कर रहा था किसकी, जैसे जैसलमेर की। अब जैसलमेर के अंदर मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि SC कैटेगरी के ही लोग रहते हैं, मान लो वहाँ पे और अदर कैटेगरीज के भी लोग रहते हैं, अदर कम्युनिटी, तो जो वोटिंग होगी SC तो वोट डालेंगे ही डालेंगे, ये भी वोट डालेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन होता तो यानी कि यहाँ से SC वोट इलेक्शन फाइट कर रहा है और SC इसको वोट डाल रहे हैं, ऐसा होता तो ये वही सिस्टम हो जाता जो कि हमारे ब्रिटिशर्स ने डाला था सिस्टम में। तो ये वो नहीं है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, वोट सब डालेंगे लेकिन सीट रिजर्व की गई है SC कैंडिडेट के लिए। क्लियर है इतना बात। सिमिलरली यही प्रोविजन जो है ST के लिए लगाया गया है। चलिए
और इसका उल्टा हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई सीट जो है जनरल सीट है, आगे ट्रेन का एग्जांपल देते हैं जनरल डब्बा देखा आपने, उसमें क्या होता है, जो सीट है आप टिकट कटवाइए कहाँ तक, कहाँ से जाना है, लेट्स से मुझे दिल्ली से पानीपत जाना है, तो कितना डिस्टेंस है, जैसे लेट्स से कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मैं टिकट जो लूँगा जनरल टिकट लूँगा और उसकी जो डिपेंड करता है मैं किस ट्रेन के ले रहा हूँ, सुपर फास्ट या पैसेंजर, ठीक है, लेट्स से मैं सुपर फास्ट के ले रहा हूँ, तो मेरे 50 रुपये लगे, मैंने 50 रुपये पे किया, टिकट ले ली, ठीक है, मैं गया डब्बे के अंदर, मुझे सीट मिली, मैं बैठ गया, क्लियर। यहाँ पे क्या है, रिजर्व नहीं है, जनरल है, कोई भी आओ बैठो, किसी भी कम्युनिटी का पर्सन आए और ट्रेन के अंदर से उस डब्बे में जाके बैठ जाए, सीट मिल रही है, नहीं मिल रही अपने खड़े होकर ट्रैवल करो। अब यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ लोकसभा के अंदर, लोकसभा में मान लो कोई जनरल सीट है, ठीक है, जनरल सीट है, राजस्थान का एग्जाम्पल ले, जैसे जयपुर है, जयपुर के अंदर जो सीट है वो जनरल कैटेगरी सीट है। अब यहाँ से जरूरी नहीं है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी का ही पर्सन इलेक्शन फाइट करेगा, नहीं, एससी है तो वो भी फाइट कर सकता है, एसटी है वो भी फाइट कर सकता है, जनरल है तो वो भी फाइट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जनरल से एससी एसटी भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन इसका रिवर्स नहीं है, क्योंकि वो तो क्या होगी, रिजर्व होगी। आपको मैं ट्रेन का एग्जाम्पल इसे दे रहा था कि आपको क्लियर हो जाए। रिजर्व मीन्स सिर्फ उनका अधिकार है इलेक्शन फाइट करने का, जनरल मीन्स कोई भी आके फाइट कर सकता है इलेक्शन, ठीक है, एससी हो एसटी हो कोई भी। चलिए ये हो गया हमारा कंसेप्ट यहाँ पे पूरा रिजर्वेशन का, और ये याद रखना है 2030 तक जो है इसको बढ़ाया गया है, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, जो अभी मैंने एंग्लो इंडियन का बताया था ना, 104 104th अमेंडमेंट एक्ट, उसी के द्वारा जो है लास्ट ईयर इसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि हर गवर्नमेंट जो है हर 10 साल इसको बढ़ाती आ रही है। चलिए अब आप बोलोगे फिर सर ये खत्म कब होगा, ऐसे तो 100 साल हो जाएंगे तब भी नहीं, क्योंकि ओरिजिनल में तो 10 साल की बात हुई थी। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ें हमें, ठीक है, अभी जैसे हम देखते हैं आसपास के एरिया में, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें सिमिलर अभी जो है बिल्कुल सेफ हो चुकी है, नहीं। अगर आप हिंटरलैंड में आज भी जाएंगे गांव में, तो आज भी जात पात के नाम पर काफ़ी भेदभाव किया जाता है लोगों में, ठीक है, कि भाई ये इस कैटेगरी से है तो हमें उससे बात नहीं करनी, ये उससे है तो हमें उससे बात नहीं करनी। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, इवन राजस्थान के अंदर चले जाइए, राजस्थान में तो मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, वहाँ पे आज भी है ना कास्ट पूछते हैं, इवन वो छोड़िए, मेरा खुद का होम स्टेट हरियाणा, यहाँ से क्या है, कास्ट पूछी जाती है लोगों की। अब जो है एक बात बताइए, आप 21st सेंचुरी जो कि टेक्नोलॉजी के, उसमें आप कास्ट पूछ के क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी कास्ट क्या है, तो सिंपल है जो मैं बोलता हूँ, मेरी कास्ट क्या है, इंसानियत है, ठीक है, क्योंकि हम सबको ईश्वर ने क्या बनाया है, ऊपर वाले ने हमको इंसान बनाया है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं कि कुछ पर्पस के लिए यहाँ भेजा जाता है भगवान के द्वारा, अब हम उस पर्पस को भूल जाते हैं, ठीक है, और हम फाइट करते रहते हैं, ठीक है, जन्म इस पर भेदभाव करते रहते हैं, तो उसको छोड़िए आप। ये एक बार जिसके माइंडसेट से ये निकल गया ना जात पात का, तो उसके बाद देखिए आपको जो दुनिया है ना एक अलग ही अजय, मतलब कहते हैं ना मजे वाली लगेगी। कंट्री हमारी इतनी डाइवर्स है, आप एक चीज़ देखिए, राजस्थान के अंदर ही आपको इतनी डाइवर्सिटी मिल जाएगी, हरियाणा में इतनी डाइवर्सिटी मिल जाएगी, तो ये डाइवर्सिटी को एंजॉय कीजिए, ना कि इसमें कि यार ये तो नहीं मेरे उसका नहीं है, नहीं मैं इससे बात नहीं करूँगा, नहीं, आप इस माइंडसेट को चेंज करें और अपना जो है भाईचारा और अच्छे से बनाएं, जैसे हमारा पहले होता था, ठीक है। ये तो क्या है, ब्रिटिशर्स ने आकर के थोड़ा सा खराब कर दिया सिस्टम को, लेकिन हमें जो है दोबारा से अपने भाईचारे को, कल्चर को वैसा ही बना रहा है। चलिए ये बात होगी, आर्टिकल 82 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेज की, जो कि डिस्कस किस में करा जाता है, आर्टिकल नंबर 83। आर्टिकल 83 में जो है ना दोनों हाउसेज की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की क्या गई है, डिस्कशन किया गया है कि आपकी जो मेंबरशिप बोल रहा हूँ, जो हाउस है इनकी लाइफ कितनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। राज्यसभा की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं बात करूं, कहीं पे भी ये नहीं बोला कितने साल की इसकी लाइफ होगी, क्लियर। यहां बोला गया पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट ने डिसाइड करने के लिए एक लॉ बनाया जिसको हम बोलते हैं आरपीए शॉर्ट फॉर्म में, 1951। आरपीए मीन्स रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट 1951। इसमें क्या है, ये बोला गया कि जो राज्यसभा की लाइफ होगी वो, नॉट राज्यसभा, जो इसके मेंबर्स होंगे वो 6 साल के लिए चुने जाएंगे, मेंबर्स फॉर 6 ईयर्स। राज्यसभा का याद रखना है, ये कैसा हाउस है, परमानेंट हाउस, यहाँ पे इसको डिसॉल्व नहीं करते हम, परमानेंट, ठीक है। ये स्थायी सदन है आपका राज्यसभा, इसको आप जो है भंग नहीं कर सकते, ये याद रखना आपको। तो पार्लियामेंट जो है आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला कि राज्यसभा की जो मेंबर्स की जो लाइफ है वो हम नहीं डिसाइड करेंगे, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, उनको जितना जैसा अच्छा लगे। तो 1951 में कानून बना, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट,
उसमें बोला कि जो मेंबर्स की लाइफ होगी वो 6 साल होगी, और इसमें ये भी बोला गया इसमें से 1/3 जो मेंबर होंगे आफ्टर एवरी 2 years वो रिटायर हो जाएंगे, हर 2 साल के बाद दे विल रिटायर। अब बात आती है कि देखिए 1951 में मान लो कोई व्यक्ति जो है, हमने राज्यसभा पूरी नई सिरे से गठन किया उसका, अब ये डिसाइड कैसे किया जाएगा, मान लो स्टार्टिंग में हमने 245 मेंबर जो है राज्यसभा में लगा दिए, अब 245 में से कैसे डिसाइड होगा कि 1/3 मेंबर कौन कौन आएगा, ठीक है। तो इसकी जब बात करते हैं तो वो डिसाइड कौन करेगा, आपका यहाँ पे बात हुई थी प्रेसिडेंट, ये बात कर रहा हूँ मैं कब की, 1950s की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जो ये बोला गया कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन जो है हटेगा, लेकिन क्योंकि जब बात प्रेसिडेंट ने बोला कि आप खुद डिसाइड कर लीजिए, तो कोई नहीं बोला कि मैं जो है रिजाइन कर देता हूँ, ठीक है भाई, सबको कुर्सी प्यारी लगती है। तो प्रेसिडेंट ने फिर बोला कि ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, हम क्या करते हैं इसमें लॉटरी सिस्टम लेके आते हैं, लॉटरी सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, सभी मेंबर्स का नाम लिखते हैं पर्ची पे। अब 1/3 देखते हैं, जैसे 245 का 1/3 अगर मैं निकालता हूँ तो अराउंड वो आता है कितना, 82 सीट। तो हम 82 मेंबर्स को रिटायर करेंगे अभी, तो हम क्या करेंगे 245 पर्चे निकालते हैं और सभी को बोलेंगे भाई लॉटरी के अकॉर्डिंग आप जो है ना किसी भी रैंडमली किसी को भी बोलेंगे भाई आप जो है पर्चे निकालो। इससे क्या होगा, जिसका नाम आया वो बंदा रिटायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो वैकेंसी हुई, मान लो 1/3 मेंबर रिटायर हो गए, 82 सीटें आपकी खाली हो गई। अब इसके लिए दोबारा से क्या होगा, हर तीसरे साल इलेक्शन होगा और फिर सीटें भरी जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, अब जो है ये साइकिल चल पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है अभी कंटिन्यू आपकी ये साइकिल चलते रही हर तीसरे साल, यानी याद रखना हर 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। कहने का मतलब हर तीसरे साल, 2 साल कंप्लीट हुए उसके बाद तीसरे साल जो है आपकी इलेक्शन की वो होगी, इलेक्शन कमीशन डेट निकालेगा और आपके मेंबर्स खड़े होंगे, वो स्टेट से वोटिंग होगी और स्टेट्स जो है उनको चुन के अपने यहाँ पे हाउस में भेजेगा। ऐसे ये राज्यसभा का चलता है। तो ये तो हो गया, हमने क्या करा, राज्यसभा की बातें। तो राज्यसभा का याद रखना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिसाइड किया था कि कितने लाइफ होगी मेंबर्स की, ये डिसाइड किससे किया है, आरपीए एक्ट 1951 से। चलिए राज्यसभा को हमने डिस्कस कर लिया है, अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा जो है आपको पता है नॉर्मली, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, नॉर्मली नॉट नेसेसरीली, आमतौर पे देखा जाता है कि जो हाउस है जो वो इलेक्ट होता है वो 5 साल के लिए काम करेगा, 5 years के लिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अगर इससे पहले चाहे तो राष्ट्रपति उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, इस हाउस को डिसॉल्व, ठीक है, यानी कि भंग कर सकते हैं। या फिर इस हाउस के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, कॉन्फिडेंस लूज होने मतलब मेजोरिटी जो है वो आपके पास नहीं है अभी गवर्नमेंट के पास, तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो अभी काम नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होगा, 5 साल के लिए तो आपको काम करना ही करना है नॉर्मली, लेकिन अगर इन केस सिचुएशन ऐसी बन जाए तो 5 साल से पहले भी आपका हाउस भंग हो सकता है। लेकिन राज्यसभा कैसा है, स्थायी है, इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। लोकसभा में है, क्योंकि लोकसभा जो है आपको याद रखना किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम और आपको, ठीक है, मुझे, आपको और हम सबको कौन रिप्रेजेंट करता है, लोकसभा के जो एमपी है वो। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है जो स्टेट की टेरिटोरियल एरिया है ना, उसको, लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्टेट और यूटी को, ये आपको याद रखना है। तो ये तो हमने बात कर ली है किसकी, इसकी ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस, आर्टिकल नंबर 83। चलिए अब हम जो है बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की, जो है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबरशिप जो है, अब एक चीज़ बताइए, जब आप जाते हैं कहाँ पे, मान लीजिए स्कूल में या कॉलेज में जब आप जाते थे, चलो स्कूल में तो चलो अब एग्जाम्पल थोड़ा सही फिट नहीं बैठेगा, मैं बात करता हूँ, ये वायर बार बार पैर में आ रही है, तो मैं बात करता हूँ किसकी, जो हमारा ये है कॉलेज। जब आप स्कूल से पास होकर 12th पास आउट होने के बाद जब कॉलेज में जाते थे, तो कॉलेज में क्या होता था, आपसे क्वालिफिकेशन पूछे थी, आपने 12th पास कर लिया, 12th में कितने % मार्क्स आए, ठीक है, कौन सी स्ट्रीम थी, ये क्या होते हैं, आपसे सारी जानकारी जुटाई जाती है कॉलेज के द्वारा कि भाई आप जो एलिजिबल हो। मान लीजिए आप बोलोगे सर मैंने आर्ट्स से किया हुआ है और मैं नॉन मेडिकल चाहता हूँ, तो क्या आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप बोलेंगे नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो है, अगर आपने 12th और 11th साइंस से किए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दी BSc, ठीक है, या बीटेक। बट अगर आपने आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया, तो तब तो नहीं कर सकते ना, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्वालिफिकेशन क्यों जरूरी होते हैं, क्वालिफिकेशन इसलिए जरूरी होते हैं कि मान लीजिए कुछ चीज़ें तो देखिए ऐसा है, फिर तो ना जाने कितने व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, ये बोलेंगे भाई हम जो है फाइट करना चाहते हैं, हम जो है इलेक्शंस को फाइट करना चाहते हैं। इससे होगा क्या, क्योस हो जाएगा इलेक्शंस के अंदर,
ठीक है। दूसरा, आप क्वालिफिकेशन जो है ये एक बेंचमार्क डिसाइड करते हैं, अगर ये क्वालिफिकेशन अगर आप कोई फुलफिल करता है तो आप जो है एलिजिबल है, नहीं तो आप जो है थोड़ी दिन वेट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम डिस्कस करते हैं प्रॉपरली हमारी जो क्वालिफिकेशन दी गई है। तो जब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, ये किसके अंदर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 84 के अंदर क्वालिफिकेशंस, यानी कि योग्यताएं, क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आर्टिकल नंबर 84 में डिस्कस किया है इसको। तो देखिए, इसमें ये बोला गया है नंबर 1, सबसे पहले तो आप सिटीजन होने चाहिए, देश के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए अगर आपको लोकसभा या राज्यसभा के लिए मेंबरशिप चाहिए। उसके बाद दूसरा बोला गया है कि आप जो है एज की बात करी गई है, अगर आप बनना चाहते हो राज्यसभा के मेंबर तो आप 30 साल से ज़्यादा के होने चाहिए, और अगर आप बनना चाहते हो लोकसभा तो 25 साल से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर है, ये दो चीज़ें पता चल गई आपको। याद रखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ नहीं डिस्कस की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पढ़ाई से रिलेटेड कितनी पढ़ाई की होनी चाहिए आपको, ठीक है, 12th पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो नहीं डिसाइड किया है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, याद रखना है। दूसरा, जो व्यक्ति मान लो जीत जाता है, ठीक है, इलेक्शंस में, तो वो क्या करेगा, ओथ लेगा, ये भी क्या है क्वालिफिकेशन में बताया गया। ओथ जो है कौन दिलाता है इसको, प्रेसिडेंट, याद रखना है आपको। क्लियर। उसके बाद इसमें ओथ में क्या है, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना क्या क्या बोला जाता है, बस यही बोला जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करूंगा, और जो ओथ ऑफ सीक्रेसी है उसके भी ये लेते हैं जो अगर आगे चल के मंत्री बनते हैं तो। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है 4th नंबर पे अदर क्वालिफिकेशंस, जो कि डिसाइड करेगी कौन, अदर क्वालिफिकेशंस डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगी वो क्वालिफिकेशन में आपको पूरी फुलफिल करनी है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट ने डिसाइड करने के लिए आरपीए एक्ट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आरपीए एक्ट 1951, इसमें 2 कंडीशन और दी गई। सबसे पहले कि अगर जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है, चाहे लोकसभा हो और राज्यसभा हो, तो उसको उस स्टेट, अगर लोकसभा के लिए फाइट कर रहा है तो जिस स्टेट के अंदर वो आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं अगर हरियाणा से इलेक्शन फाइट करना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा अभी जो फिलहाल मेरा रेजिडेंस है जहाँ मैं रहता हूँ वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है। लेट्स से अगर मैं मान लो रोहतक में रहता हूँ, तो मैं अगर जब इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं रोहतक से लड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये बोला गया, मैं मतलब रोहतक से लड़ूंगा नहीं, कहने का मतलब कि रोहतक में मैं रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, ऐसा बोला गया। अगर मैं राज्यसभा के लड़ रहा हूँ तो मुझे उस स्टेट का रेजिडेंट होना जरूरी है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि आप जो है जिस जगह पे रहते हो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो, नहीं, यहाँ पे बोला बस आप स्टेट के रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन जो ऐड की गई थी 1951 एक्ट के द्वारा। अब ये जो है राज्यसभा के अंदर जो ये वाली कंडीशन थी कि अगर मान लीजिए मैं हरियाणा का हूँ तो मुझे हरियाणा को ही रिप्रेजेंट करना है राज्यसभा में, नहीं, ये जो कंडीशन हटा दी गई कब, 2003 के अंदर, ठीक है। और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड माना कि ये सही है, क्योंकि अब आप देखेंगे मनमोहन सिंह कहाँ से हैं, ये अमृतसर से है, बेसिकली पंजाब से हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते थे, पंजाब को। लेकिन जब आप देखेंगे जब ये पीएम बने थे तो उस टाइम ये राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन राज्यसभा के मेंबर वो पंजाब से नहीं थे, कहाँ से थे, असम से थे। क्लियर। तो ये क्यों बन पाया ऐसे, क्योंकि 2003 में ये कंडीशन हटा दी गई थी कि आप जरूरी नहीं है हरियाणा के नागरिक हैं, ठीक है, रेजिडेंट है, तो आप हरियाणा को ही रिप्रेजेंट करेंगे राज्यसभा, नहीं, आप किसी दूसरे स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो है कंडीशन हटा दी गई, लेकिन लोकसभा में ये कंडीशन अभी भी बनी हुई है। क्लियर। अगर आप लोकसभा के अंदर फाइट करना चाहते हैं इलेक्शन, तो आप जो है उस टेरिटरी के अंदर पहले आप तो रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, तब जो है आप फाइट करेंगे। एक तो ये बोला गया था। सेकंड कंडीशन जो है, एक बार मैं इरेज कर दूं इसको ताकि फिर मैं लिख पाऊंगा। तो ये कंडीशन जो आपको याद रखना है 1951 एक्ट और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या क्वालिफिकेशन दी गई है। ओरिजिनल में सिर्फ 3 ही चीज़ें बोली गई है। सबसे पहला आपकी नागरिकता बताई गई कि आप जो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरा, उम्र 30 साल राज्यसभा के लिए और 25 साल या उससे ज़्यादा लोकसभा के लिए। तीसरा बोला गया ओथ आपको लेनी जरूरी है। चौथा बोला गया अदर क्वालिफिकेशन जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ ये 4 कंडीशन दी गई है ओरिजिनल के अंदर। उसके बाद 1951 के अंदर एक्ट बनाया गया और उसमें ये बोला गया कि अब जो आपको 2 कंडीशन और फॉलो करनी है। कौन कौन सा, जो अभी हमने डिस्कस किया है राज्यसभा लोकसभा के लिए। उसके बाद ये बोला गया अगर मान लीजिए मैं लोकसभा से इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं SC और ST सीट्स जो रिजर्व है उससे फाइट करना चाहता हूँ तो मैं बिलोंग करना चाहिए इस कम्युनिटी से, अदरवाइज मैं नहीं फाइट करूँगा। ठीक है, जो ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको,
वही याद रखना, वन शुड बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, तभी वो फाइट करेगा इस सीट से जो कि रिजर्व है, अदरवाइज वो इन सीटों पे फाइट नहीं कर पाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया हमारी क्वालिफिकेशन। अब जो बची है हमारी, इसके बाद इसमें आता है डिसक्वालिफिकेशन भी आती है। क्वालिफिकेशन हमने देख लिया, अब आएगा डिसक्वालिफिकेशन, वो हम करेंगे हमने जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर। अभी मैं आपको क्या करूंगा, क्योंकि थोड़ा लेक्चर ना लेंथी हो जाएगा, अभी मेरे को आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखानी है जो अभी हमने जितना पढ़ा है वो, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के PDF पे, जो भी आपके स्क्रीन पे थोड़ी देर में दिखेगा। चलिए, ये आ गया आपके स्क्रीन पे, वेरी गुड। चलिए, ये अब आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब मैं दिखाता हूँ आपको चैप्टर नंबर 2, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है बेसिकली, पार्लियामेंट, ठीक है, आ रहा है स्क्रीन पे प्रॉपर। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 79 क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट का गठन कैसे होगा, ये है किसके बारे में बोला गया, पार्लियामेंट के बारे में बताया कि पार्लियामेंट बनेगी कैसे। अब देखिए इसमें क्या बोला, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज टू बी नॉन रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये बोला कि पार्लियामेंट जो होगी वो किस किस से, पहली बात तो पार्लियामेंट होगी किसके लिए, यहाँ पे बोला गया यूनियन के लिए, ठीक है, स्टेट्स के लिए नहीं, पार्लियामेंट किसके लिए, यूनियन के लिए। उसके बाद पार्लियामेंट कंसिस्ट क्या क्या करेगी, नंबर 1 प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस होंगे। 2 हाउसेस कौन कौन से, नाम देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल, क्लियर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज मेंशन है, जो मैंने आपको सबसे बिगिनिंग में बताया था। आर्टिकल नंबर 80, कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मैंने आपको बताया था, जहां स्टेट्स यानी कि राज्य, राज्य किस में आता है, राज्यसभा में, ठीक है ना, नाम राज्यसभा में राज्य आ रहा है, तो स्टेट्स जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा की बात हो रही है। तो इसके अंदर क्लॉज 1 क्या बोल रहा है, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल कंसिस्ट ऑफ, क्लियर। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट लिखे हुए, इसमें मतलब कि कुछ ना कुछ अमेंड किया गया है, तो 2 और 3 जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पे सब्सटीट्यूट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो अमेंड करके यहाँ पे डाला गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स को। चलिए, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा में क्या क्या होगा वो देखते हैं। सब क्लॉज ए क्या कह रहा है, 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3। क्लॉज 3 के तहत जो है प्रेसिडेंट 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, ठीक है, नॉमिनेट करेगा। सबसे पहले थर्ड क्लॉज को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड क्लॉज की बात हुई है। तो देखिए, द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर सब क्लॉज ए, यानी कि जो यहाँ पे सब क्लॉज ए हमने अभी डिस्कस किया है, यहाँ पे कह रहा है कि सब क्लॉज ए के तहत अगर जो मेंबर नॉमिनेट करने हैं तो कैसे होंगे, शैल कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होना चाहिए इसमें, देखिए पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज, क्या क्या होनी चाहिए, या तो उनको कोई खास नॉलेज होनी चाहिए या फिर उनका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके अंदर, फॉलोइंग कौन कौन से 4 चीजें बोलेगी, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, क्लियर, जो मैंने आपको बताया था, यही 4 चीजों की बात की है। इसके अलावा अगर बाहर कुछ भी पूछा था एग्जाम में तो आपको समझ लेना ये गलत है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी चीजों की बात की है, जस्ट 4 चीजों की। कौन कौन सी, लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट एंड सोशल सर्विस, ठीक है। चलिए, अब हमने थर्ड डिस्कस कर लिया, सेकंड रह गया अभी, उससे पहले ये देख लेते हैं। बी, नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स शुड बी कम फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स और एंड नॉट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यानी कि 250 की जो मैंने आपको बताई थी, देखिए मैं ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने आपको स्ट्रेंथ बताई थी राज्यसभा की, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी दी थी, 250, तो इसमें से बोला कि 238 जो रिप्रेजेंटेशन आएगा कहाँ से आएगा, स्टेट से, क्लियर। और बाकी जो आपके बचे कितने, 12 तो आप नॉमिनेट करोगे, तो 238 और 12, अब इसमें से 4 जो है 200 यहाँ पे आ जाएगा 33 और यहाँ 5, ये आएगा किससे, यूटी से, क्लियर है। चलिए, अभी दोबारा चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो हम थे बी पे। अच्छा, सेकंड क्लॉज क्या कहता है, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। यहाँ पे बोला गया जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा के अंदर जो सीटें फिल की जाएंगी वो कहाँ से की जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स के द्वारा और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, ठीक है। शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन इन दैट बिहाफ कंटेन इन द 4th शेड्यूल। अब मैंने आपको बताया था ना कि इसका जो सीटों का बंटवारा है, अगर आपको देखना है कि मेरा राज्य के अंदर राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा, 4th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। थर्ड क्लॉज हम पढ़ चुके हैं, 4th देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि हर राज्य का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा राज्यसभा के अंदर, शैल बी इलेक्टेड, अब इसका इलेक्शन की बात की गई है, राज्यसभा के इलेक्शन की बात है, ठीक है, इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो एमएलए हम चुनते हैं राज्यों के लिए, वो ही क्या करेंगे, वोटिंग डालेंगे और वो उनको चूज करेंगे अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। कौन सा सिस्टम अपनाया है, प्रोपोर्शनल, ना कि डायरेक्ट। फिफ्थ लास्ट क्लॉज क्या कहता है इसका, 80 आर्टिकल 80 का,
द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के अंदर जो यूटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो भी क्या होंगे, ऐसे चूज किए जाएंगे इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रिस्क्राइब। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि यूटी के अंदर कहीं नहीं मेंशन किया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बोला कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब कि कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आरपी एक्ट 1951 में ये बोला गया कि हम जो है इसमें भी क्या अपनाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वोटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी आर्टिकल नंबर 81 पे चलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। अब यहाँ पे लोकसभा की बात हुई, जहाँ पे ये देखिए पीपल आ गया ना, हाउस ऑफ पीपल नहीं लोकसभा। क्लॉज 1 क्या कहता है इसका, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 331 ऑफ द हाउस ऑफ पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल 331 का उसमें रेफरेंस में लिया है। चलो एक बार आर्टिकल 331 देखते हैं इसमें क्या है। 75 आ गया यहाँ पे 81 ये रहा। तो अब देखते हैं इसमें हाउस ऑफ पीपल में क्या क्या होगा। सब क्लॉज ए क्या कहता है, नॉट मोर देन 500, अरे क्या हो गया बार बार इधर क्लिक हो रहा है, 530 मेंबर्स, यानी कि 530 से ज़्यादा जो सदस्य जो आपके स्टेट से नहीं आएंगे, ठीक है। तो 552 जो सीटें है उसके अंदर बोला 530 जो सदस्य आपके कहाँ से आएंगे, स्टेट से, और नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, तो 20 सदस्य आपके कहाँ से आएंगे, 552 में से, 552 में से, यूटी से, यहाँ से, ठीक है, याद रखना है। सेकंड सब क्लॉज क्या कह रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, यानी कि ये कह रहा है अगर जो 530 मेंबर है इसकी, अब ये वोटिंग की बात करेगा इसमें क्लॉज 2 के अंदर, देयर शैल बी अलाउड टू ईच स्टेट अ मेंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल इन सच मैनर एज द रेशियो बिटवीन दैट नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट शो प्रैक्टिकली एज सेम एज स्टेट्स। ये क्या कहना चाहता है देख लीजिए, समझ लीजिए, लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी सी टफ लग रही होगा आपको, पहली बार देख रहे होंगे। तो ये बोला है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया यहाँ पे। क्या, अगर राजस्थान के अंदर 1:400 आ रहा है कि एक सीट के ऊपर अगर 400 की जनसंख्या आ रही है, तो सभी के अंदर हम ये बोला कि जरूरी नहीं कि ऐसा होना चाहिए, बोला जहां तक संभव हो सके आपको यही करना है। तो यहाँ से क्या होगा, फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा सभी स्टेट्स के अंदर, ठीक है। चलिए तो ये बोला गया इसमें, रुकिए मैंने अभी स्क्रीन पे आपको लेके नहीं आया, चलिए। उसके बाद क्लॉज बी क्या कह रहा है, ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम हर स्टेट को क्या करोगे, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दोगे, ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। उसमें क्या होगा, वहां पे भी आपको एक रेशियो मेंटेन करनी होगी, और उसके तहत क्या होगा, स्टेट के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी उनमें इक्वालिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ अमेंड करके डाला गया, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ दिस क्लॉज शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल टू एनी स्टेट सो लॉन्ग एज द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डज नॉट एक्सीड 6 मिलियन। देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट दिस प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज ए, कहने का मतलब ये है 530 जो सीटें उसकी बात कर रहा है, ऑफ दिस क्लॉज शैल नॉट एप्लीकेबल फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल टू एनी स्टेट्स एज लॉन्ग एज द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स डज नॉट एक्सीड 6 मिलियन। चलो समझाता हूँ क्या कह रहा है ये कह रहा है, देखिए 1 मिलियन जो है किसके बराबर होता है आपको पता है, 10 लाख के, यस और नो। तो 6 मिलियन की बात हुई है यहाँ पे, तो 60 लाख। तो ये कह रहा है अगर किसी राज्य के अंदर 60 लाख की पॉपुलेशन या उससे कम है, तो उसमें जो ये आप सिस्टम देख रहे थे रेशो वाला, वो सिस्टम नहीं लगेगा, आप उसको जस्ट एक सीट देके और उसको साइड कर देंगे, ठीक है, वहाँ पे आप एक सीट दे देंगे उस पूरे राज्य में। तो ये बोला गया है, क्योंकि कुछ छोटे राज्य होते हैं जैसे सिक्किम है, गोवा है, त्रिपुरा है, ये छोटे छोटे राज्य हैं, तो इनके अंदर क्या है पॉपुलेशन कम होती है, तो इनको जो है हम एक एक सीट दे देंगे, और इसमें जो है ज़्यादा माथापच्ची नहीं लगाएंगे कि कितना रेशो कितना कहाँ का, ठीक है, सिंपल है, 60 लाख से कम है, एक सीट दे दो बस, खत्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी थर्ड क्लॉज, इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज असर्टेन्ड एट द प्रोसीडिंग सेंसस, यानी कि पॉपुलेशन जो वर्ड यूज किया है इसका मतलब क्या है, वो पॉपुलेशन जो अभी ठीक पहले काउंट की गई है। जैसे अभी मान लीजिए 2019 के अंदर जब इलेक्शन हुए, तो 2021 की पॉपुलेशन तो हो नहीं थी, अभी से हो ही नहीं थी, तो 2011 की पॉपुलेशन को आप काउंट करोगे। 2024 के जब इलेक्शन होंगे तो 2021 या 22 में जब जनगणना होगी आप उसके फिगर्स को काउंट करेंगे। प्रोवाइडेड दैट द रेफरेंस इन दिस क्लॉज टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ व्हिच द रेलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड शैल नॉट अंटिल द रेलेवेंट फिगर्स फॉर फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर 2006 हैव बीन पब्लिश्ड। ये वही है कि 1971 में फ्रीज कर दिया गया था कि 2026 अभी 2026 तक जो है आप सीट होगा एज इट इज रखोगे, जब तक कि आपके 2021 के दोबारा से जो सेंसस हो ना जाए। फर्स्ट इसमें क्या कह रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज ए फॉर क्लॉज 2, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्लॉज 2 इसकी और इसकी 530 सीटों की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। यहाँ पे बोला
द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज एज ए रेफरेंस टू दिस 1971 सेंसस। तो जो 530 सीटें डिवाइड की गई हैं, मैंने आपको बताया था ना 1971 की जो जनगणना है 71 उसके अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है। सेकंड बोला है द पर्पस ऑफ सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 एज ए रेफरेंस टू 2001 सेंसस। जो टेरिटोरियल डिवीजन किया गया है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, अगर मान लीजिए इनकेस आपके माइंड से स्किप हो गया, यहाँ पे बोला गया है सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो आप करोगे किसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन ऑफ 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग। लेकिन जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करोगे राज्य की, वो आप 2001 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना, ये बोला गया है। चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट आर्टिकल के पे। ये समझ में आ रहा है ना आपको, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जब बिल्कुल इजी है अगर आपने एक बार समझ लिया इसको। 82 आर्टिकल क्या कह रहा है, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस, यानी हर जनगणना पूरी होने के बाद द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल टू द स्टेट्स एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज शैल बी रीएडजस्टेड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन। तो 1951 में एक्ट पास किया गया, ठीक है, और उसमें जो है सीटों का कैसे कैसे जो डिवीजन है सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बता दिया था कि 2001 के अकॉर्डिंग जो आपको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करोगे, और 1971 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो आप जो सीटों का बंटवारा करेंगे, और 2026 तक ये क्या अभी फ्रीज है। Provided that such readjustments shall not affect representation in the House of People until the dissolution of then existing House। यानी कि जो आप रीएडजस्टमेंट करेंगे इस तरीके से करेंगे कि जो लोकसभा है उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था वो चेंज ना हो, वो एज इट इज बना रहे। Provided further that such readjustment shall affect from such date as the present may by order specify until such readjustment takes effect any election of House may be held on the basis of। चलिए यहाँ पे बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है ना वो बाय लॉ ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं जो आपको एडजस्टमेंट जो है किस अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अंटिल द रेलेवेंट फिगर्स फॉर द फर्स्ट सेंसस आफ्टर द ईयर 2026 हैव बीन पब्लिश्ड इट शैल नॉट नेसेसरी टू रीएडजस्ट। 2026 तक जब तक की जनगणना की जो पॉपुलेशन है वो उसका फिगर ना आ जाए तब तक जो है आप इसको रीएडजस्ट ना है करें, वही जरूरी। इसमें बोला इट शैल नॉट बी नेसेसरी, ये जरूरी नहीं कि आप उसको रीएडजस्ट करें, जैसे चल रहे चलने दो। फर्स्ट इसमें क्या बोला द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल टू द स्टेट्स एज रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द 1971 सेंसस, कि जो लोकसभा है उसके अंदर सीटें 1971 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग आप रीएडजस्ट करोगे और वहाँ से उसके बाद छेड़खानी नहीं करेंगे 2026 तक। द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस अंडर दिस आर्टिकल। चलिए 82 हमने डिस्कस कर लिया, 83 पे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे क्या बोल रहा है द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन। यहाँ पे जो लोकसभा है उसकी ड्यूरेशन बताई गई है। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन, यानी कि जो राज्यसभा वो कभी भंग नहीं होगी, बट एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ द मेंबर्स देयर ऑफ शैल रिटायर एज सून एज मे बी ऑन द एक्सपायरी ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। यानी कि जो आपके हर 2 साल के बाद जो है आपके मेंबर रिटायर हो जाएंगे, कितने 1/3, बाकी हाउस भंग नहीं होगा, हाउस कंटिन्यू चलता रहेगा। सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है द हाउस ऑफ पीपल, अभी यहाँ पे लोकसभा की, पहले क्लॉज में किसकी बात हो रही है राज्यसभा की, सेकंड क्लॉज में किसकी बात हो रही है लोकसभा की। अनलेस सूनर डिसॉल्व, यानी कि कहने का मतलब ये जब तक वो पहले भंग ना हो तब तक क्या होगा इट विल कंटिन्यू फॉर 5 years from the date of appointed for its first meeting and no longer and expiration of the period of 5 years shall operate on a dissolution of the house। अब देखिए इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से आपको। यहां पे क्या बोला गया है, आर्टिकल नंबर 83 की बात करें ड्यूरेशन ऑफ हाउस की। देखिए हमने यहाँ पे देखिए आर्टिकल 79, 80, 81, 82, 83, 84 पहले अच्छे से समझ लिया। अब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे मेंशन किया गया उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया सिमिलर चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी मिल रही है। हो सकता है अगर आप कोई बुक पढ़ें उसमें ये चीज़ें इतनी डेप्थ में ना दे रखी हो, क्लियर, तो जिससे होगा क्या कि आप जो है कंसेप्ट वाइज मार खा सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बार बार रिकमेंड करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन को आप रेफरेंस में रखें अपने साथ, पढ़ाई करते रहना, खासकर जब आप क्या पढ़ रहे हो पॉलिटी को। चलिए यहाँ पे 83 क्लॉज 2 और 83 क्लॉज 1 किसकी बात कर रहा है, ये राज्यसभा की, ये किसकी बात कर रहा है लोकसभा की। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अनटिल एंड सूनर डिसॉल्व, अगर पहले भंग ना हो तब तक तो क्या बोला 5 साल का आपका कार्यकाल रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और जो मैंने यहाँ नहीं बताई थी आपको वो याद रखना, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो ये इन केस 5 साल अगर आपके पूरे हो गए तो जरूरी नहीं कि 5 साल वो उसका 1 साल का टेन्योर एक्सटेंड हो सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी है तो, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे।
यही जो है अभी आपका नेक्स्ट आएगा। चलिए वो देख लेते हैं एक बार दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखिए यही आपका मिल रहा है, प्रोवाइडेड दैट द सेड पीरियड में वाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी ऑपरेशन में है, बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, यानी कि पार्लियामेंट खुद एक्सटेंड करेगी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग 1 ईयर, एक टाइम पे आप 1 साल का ही जो टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप 5 साल के लिए बोलोगे, आप 5 साल जो है इमरजेंसी लेगी, 5 साल दोबारा से हम रहेंगे, इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको इलेक्शन जो है आप पार्लियामेंट में लॉ पास करेंगे, 1 साल का टाइम पीरियड एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद इन केस अगर इमरजेंसी खत्म हो जाती है, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से क्या है इलेक्शन करवाने होंगे और नया हाउस का रिप्रेजेंटेशन करवाना होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 84 अभी हमने पढ़ा था क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल द सीट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोला, पार्लियामेंट का मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों आ गया इसमें। तो क्या बोला गया, सब क्लॉज ए, इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले जो व्यक्ति पार्लियामेंट के लिए मेंबरशिप चाहता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड मेक्स एंड सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन इज ऑथोराइज्ड इन दैट बिहाफ बाय इलेक्शन कमीशन एंड ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द 3rd शेड्यूल, ठीक है। 3rd शेड्यूल में क्या है, ओथ के बारे में डिस्कस किया है। तो जो व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो इलेक्शन जीत जाता है तो उसको ओथ लेनी पड़ेगी। उसके बाद इज इन द केस ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, अगर वो राज्यसभा का मेंबर बन रहा है तो इसमें बोला कि नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, उसकी उम्र 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर वो हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के लिए कर रहा है तो 25 साल से ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए, उससे कम नहीं। पोजेसेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज में बी प्रिस्क्राइब, मैंने बोला था ना कि अदर क्वालिफिकेशन जो कि किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा, मे बाय लॉ। चलिए तो यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ क्योंकि वो लॉ जो है पार्लियामेंट ने पास किया है RPA 1951। चलिए तो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बचे हैं वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस। ये जो है जो लेक्चर आपका लगभग 1 आवर से ऊपर जा चुका है। चलिए तो इसको हम करेंगे, ओके। तो ये यहाँ पे चलिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका ये लेक्चर हो जाता है फिनिश। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और हैव अ गुड डे।